ठीक है, आपका संप्रदाय हम लोग पढ़ते हैं व्यवहारवाद, मनोविज्ञान का तीसरा संप्रदाय। पहला संप्रदाय हमने क्या पढ़ा? संरचनावाद। ठीक है, फर्स्ट वही मनोविज्ञान के भाई जनक हैं, प्रणेता हैं, पहली प्रयोगशाला बैठाए थे ओम टिचनर साहब। दूसरा हमने पढ़ा क्या? प्रकारवाद। ठीक है, और तीसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यवहारवाद, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं बिहेवियरिज्म। बिहेवियर से बिहेवियरिज्म बना है व्यवहारवाद। इसके प्रतिपादक कौन है? जेवी वॉटसन। वॉटसन वासे वाटसन, वाटसे व्यवहार वाटसन, वासे व्यवहार, वासे वाटसन। ठीक है, दिमाग में बैठा लीजिए इन दोनों का तारतम्य। ठीक है, वाटसन साहब व्यवहारवाद के हैं, जेवी वॉटसन पूरा नाम है। अरे भाई, इन्होंने बड़ी बात बोल दिया। क्या बोल दिया? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो आपने सुना था, लेकिन इन्होंने कहा तुम मुझे शिशु दे दो, नवजात शिशु। नवजात शिशु मतलब 2 हफ्ते का बच्चा, 14 दिन के अंदर जो बच्चा होता है नवजात, 2 सप्ताह। तुम मुझे नवजात शिशु दे दो और मैं उसे कुछ भी बना दूंगा, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बना दूंगा। इतना है, ये सब मतलब इतना कमांड है। ठीक है, कह रहे हैं तुम मुझे नवजात शिशु दे दो और मैं उसे कुछ भी बना दूंगा। कौन बोला? वाटसन साहब बोल रहे हैं, व्यवहारवादी हैं। व्यवहारवादी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। व्यवहारवाद में आपके एक से एक कमाल लोग आने वाले हैं भाई। व्यवहारवाद में भी पावलोव कुत्ता लेके आएंगे, थांडाई बिल्ली लेके आएंगे, स्नेचुआ लेके आएंगे उसके बाद टालमैन आएंगे, गुथरी आएंगे। ये भाई लोग सब कुछ न कुछ जानवर लेके आएंगे, अभी आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। पावलोव को कुत्ते से, थांडाई की बिल्ली, स्किनर के चूहा, कबूतर, और ऐसे टालमैन भैया आएंगे, फिर गुथरी साहब आएंगे। तो आपको देखो, जैसे मैं आपको पढ़ रहा हूँ ऐसे ही याद कर लेना। व्यवहारवादी का भी आगे पढ़ाएंगे आप लोगों को। फिलहाल वाटसन साहब बोले थे तुम मुझे नवजात से। देखो यहाँ भी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ रहा हूँ। अभी आपके सिद्धांत आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पूर्व ज्ञान को मैंने कहा आप इसको पहले तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, किसने कहा था? चंद्रशेखर आजाद ने कहा था ना भाई। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यहाँ पर ठीक है, अब आपका ये प्रकोष्ठ जो है, ठीक है, यहाँ पर एक दिमाग में कॉलम आपके होता है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे आप लोग। तो अभी मनोविज्ञान में ही सारा कुछ है, सारे संप्रदायों में सारी बातें आ जाएंगी, कैसे सीखा जाता है। तो यहाँ पर आपके उस कोने में जाके फिट हो गया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजाद दूंगा। ये कह रहे हैं तुम मुझे बच्चा दे दो, नवजात शिशु दे दो, मैं उसे कुछ बना दूंगा। कौन सा आप कहे? जेवी वॉटसन साहब। अब सुनो व्यवहारवाद की विशेषताओं के बारे में, इसके बारे में। ठीक है, यहाँ पर व्यवहार, बिहेवियर यानी प्रत्यक्ष जो दिखे या अवलोकनीय व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया गया है। इसमें जितने भी आपके मनोवैज्ञानिक हैं वो प्रत्यक्ष या अवलोकनीय व्यवहार के अध्ययन पर बल देते हैं। दूसरा, ये लोग भाई साहब उद्दीपन अनुक्रिया के आधार पर व्यवहार की व्याख्या की है। उद्दीपन अनुक्रिया यानी मैंने कहा था कोई उद्दीपन होगा, आप छुओगे तो हाथ हटा लोगे, रिस्पॉन्स होगा, कोई गाली देगा, थप्पड़ मारोगे, कुछ करोगे कि नहीं करोगे। तो उद्दीपन कुछ भी होगा, कोई क्वेश्चन करेगा तो उसका जवाब दोगे। उद्दीपन अनुक्रिया के आधार पर यहाँ पर व्यवहार की व्याख्या जितने भी मनोवैज्ञानिक अभी आने वाले हैं भाई लोग, ये तो भाई साहब पिताजी हैं, वाटसन साहब जनक हैं, प्रतिपादक हैं। ठीक है, इसके बाद और जो आपके व्यवहारवादी आएंगे वो बताएंगे। तीसरा है अनुबंधन, बॉन्ड है। ठीक है, यानी ये जो उद्दीपन है, अनुक्रिया है, इसके बीच में एक बंधन है प्यार का। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है, सूरज कब दूर। पढ़े हो ना भैया, चलो हम गाना नहीं गाने वाले हैं यहाँ पर। उद्दीपन अनुक्रिया के बीच में एक बंधन है प्यार वाला। ठीक है, तो यहाँ पर अनुबंधन यानी हम लोग पढ़े तो उद्दीपन अनुक्रिया के आधार पर पढ़ेंगे, और यहाँ अनुबंधन के बीच में एक बॉन्ड है। ठीक है, कि जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो लखनऊ और उत्तर प्रदेश की राजधानी के बीच में एक बंधन बना हुआ है, वो दिमाग में हमारे बैठे हुए हैं, दोनों इन दोनों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक प्रकार का यहाँ पर प्यार का बंधन है। ठीक है, और चौथा है वातावरण को महत्व दिया गया है।
अब व्यवहारवादी लोग भाई वातावरण को अगर ठीक है नहीं देंगे, संज्ञानवादी जो है ठीक है वो ज्ञान को ज्ञानवादी नहीं करेंगे, संरचना वाले संरचना को नहीं करेंगे, तो किसको करेंगे? तो ये जो व्यवहारवादी है वातावरण को महत्व देते हैं। ठीक है, क्यों? अरे जेबी वाटसन साहब पहले ही बोल दिए हैं तुम मुझे खून दो तुम मुझे नवजात शिशु दो, मैं कुछ बना दूंगा। इसका मतलब वो क्या करें, उनको कमांड है, यानी दिमाग कितना है क्या है उसके पास, इससे मतलब नहीं है, वातावरण से ही वो जो है उसको सिखा के डॉक्टर बना देंगे, इंजीनियर बना देंगे। तो यहाँ पर वातावरण पे महत्व दिया गया है। ठीक है, तो आपने भी मोटा मोटा क्या देखा? ठीक है, पहली बात प्रतिपादक सीखा, फिर व्यवहारवाद की विशेषताएं क्या है, प्रत्यक्ष जो दिखता है अलोकनीय है। ठीक है, ऐसे व्यवहार के अध्ययन पे बल दी है, उद्दीपन अनुक्रिय है, उद्दीपन अनुक्रिय के बीच में एक बंधन है। ठीक है, और ये बंधन जो है कहाँ बन रहा है? वातावरण बन रहा है। तुम मुझे शिशु दो, मैं कुछ बना दूंगा। इसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग व्यवहारवाद के ये जो महापंडित हैं, विद्वान हैं, इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। पावलोव साहब जो है कुत्ता लेके आएंगे, आपको सिखाएंगे, थॉर्नडाइक बिल्ली लेके आएंगे, स्किनर चूहा कबूतर लेके आएंगे, और टालमैन ये जो लंबू भाई हैं ये भी चूहा ले आएंगे, लेकिन चूहा जो है भूल भुलैया में टहलेगा। और साथ में इनके भाई जो है क्लार्क हल हैं, ठीक है, ये भी चूहा ही लेके आएंगे भूल भुलैया में। और अंतिम में गुथरी जो है आएंगे बिल्ली लेकर के। ठीक है, तो दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर, टालमैन, क्लार्क, गुथरी। देखो एक एक चीज को दिमाग में आपको बैठाना है। आपको शुरुआत में लगेगा ये भैया पावलोव कौन है, ये थॉर्नडाइक कौन, स्किनर पता नहीं कौन सी बला, टालमैन कौन है, क्लार्क हल कौन है, गुथरी कौन है, ये सब। लेकिन कुछ दिन बाद जब आप पढ़ते रहेंगे लगे अरे हाँ भैया पावलोव तो हमारे पड़ोसी हैं। अरे हाँ थॉर्नडाइक, अरे वो आदमी जो बिल्ली पाला है वहां रहता है उसी के नाम था स्किनर। अरे चूहेदानी लेके टहलते रहते हैं। टालमैन लंबू जो हमारा दोस्त है वही है। ये सब आपको परिचित लगने लगेंगे आपके आस पड़ोस के लोग। और आप चाहे तो नाम भी रख लीजिए, किसी के बारे में कुछ कल्पना कर लीजिए, दिमाग में याद करना है भैया पूरी तरह से। पावलोव कुत्ता, थॉर्नडाइक की बिल्ली, स्किनर का चूहा कबूतर। ठीक है, टालमैन भाई साहब भी चूहा लेके आए थे, फिर क्लार्क हल आए वो भी चूहा लेके चले आए। ये दोनों लोग चूहा लेके आए भूल भुलैया में, फिर गुथरी अपनी बिल्ली लेके आए। दिमाग में बैठाइए, पहले सब बैठाइए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, एक एक के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। हो सकता है इस वीडियो में पूरा हम न कर पाए, कोशिश करेंगे। फिलहाल हम ये 3 लोगों को इसमें कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आपके पावलोव कुत्ता, थॉर्नडाइक की बिल्ली, स्किनर के चूहा। ठीक है, इनके बारे में हम लोग चर्चा करते हुए और लास्ट में एक समरी आपको दे देंगे। और बाकी ये भाई दोस्तों टालमैन जो है गुथरी, इनको हम चाहे तो अगले करेंगे। और 3 से 4 वीडियो में कोशिश करेंगे हम आपको ये 30 नंबर में 10 नंबर आपका पक्का करा देंगे हम, जान लीजिए 1/3। ठीक है, 30 में 10 नंबर सिर्फ ठीक है मनोविज्ञान के संप्रदाय से आता है, जान लीजिए आप। और टेट में फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, आपको बताया गया भी आपको। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, वीडियो देखते रहिए। अच्छा लगे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, मत करिए, आपकी मर्जी भैया, जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। पावलोव कहाँ के थे? रूस के, नाम ही पावलोव है। ठीक है, रूस के थे ये, अजीबोगरीब नाम होता है। ये पहले जीव शास्त्री थे। ठीक है, एक होता है जूलॉजी, एक होता है बॉटनी। जूलॉजी जीव, बॉटनी वनस्पति। तो जूलॉजिस्ट थे ये, और इन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अरे भाई बोलो, मतलब इनको भैया नोबेल पुरस्कार भी मिल गया था। उसके बाद ये मनोवैज्ञानिक बन गया कि बताओ। ये जूलॉजिस्ट थे, जीव शास्त्री थे, नोबेल पुरस्कार पाए थे। और कैसे पाए थे? कि भोजन कैसे पचता है, डाइजेशन सिस्टम के ऊपर पाए थे। कैसे खाना पचता है मुंह से लेकर के अंदर तक। क्या किए भाई? कुत्ते के गले में नली लगाए, कुत्ता लेके आए थे, उसके गले में नली लगा दिए एक ठो। उसको रोटी खिलाए, और रोटी खिलाए तो भाई कुत्ता है तो लार निकलती है, लार निकलती है। तो उसका लार इकट्ठा किए भाई साहब, चाहिए कोई काम नहीं था इनको। तो पहले क्या किए? 3
ठीक है, चरण में इन्होंने कुत्ते को रोटी खिलाई। कैसे? पहले कुत्ते को रोटी खिलाई, लार निकली। ठीक है, यानी कुत्ता, रोटी और लार। कुत्ते को रोटी खिलाई, लार निकली। तो रोटी क्या है भैया? स्वाभाविक उद्दीपन, ऐसी चीज जिसके कारण से लार निकली। उद्दीपन, उत्तेजना मैंने बताया। तो रोटी खिलाने से लार निकली। तो रोटी क्या है? स्वाभाविक उद्दीपन है। ठीक है, नेचुरल स्टिमुलस है, जिसके कारण एक स्वाभाविक अनुक्रिया हुई, रिस्पांस हुआ। ये एस है और ये आर है। ठीक है, तो रोटी खिलाने से यानी ये उद्दीपन हो गया, स्वाभाविक उद्दीपन से स्वाभाविक अनुक्रिया क्या हुई? लार निकली। कुत्ते को रोटी खिलाए, रोटी से, ठीक है, उसकी वजह से लार निकली। सेकेंड स्टेज पे क्या किया भाई साहब? रोटी जब खिलाएं तो घंटी भी बजा दें। क्या करें? रोटी खिलाने के साथ साथ में घंटी भी बजा दे रहे। तो भैया देखें चल भी रहा, कहीं मोबाइल मेरी बंद तो नहीं हो गई है, नहीं तो हम एकदम मेहनत किए जा रहे हैं, पता लगा जो है। सेकेंड स्टेप में उन्होंने क्या किया? कुत्ते को रोटी खिलाई और लार निकली, लेकिन इन्होंने रोटी के साथ में भी घंटी भी बजा दिया। क्या किया? रोटी के साथ घंटी बजा दिया और लार निकली। तीसरे स्टेज पे उन्होंने क्या किया? थर्ड स्टेप पे कुत्ते को रोटी नहीं दिया, सिर्फ घंटी बजा दिया और तब भी लार निकली। यहां पर ध्यान दीजिए, रोटी क्या है? एक स्वाभाविक उद्दीपन है और लार जो निकल रहा है वो स्वाभाविक प्राकृतिक, ठीक है, अनुक्रिया है, रिस्पॉन्स है। रोटी हम देंगे कुत्ते को तो लार निकलती है। लेकिन इस स्वाभाविक उद्दीपन के साथ में इन्होंने क्या किया? घंटी, एक अस्वाभाविक उद्दीपन लगा दिया, तब भी लार निकली। और अंतिम में क्या किया? स्वाभाविक उद्दीपन हटा के सिर्फ अस्वाभाविक उद्दीपन यानी घंटी ही बजाई, तब भी लार निकली। तो आपका ये सिद्धांत जो बनता है, समझिए, पहले दिमाग में बैठा लीजिए कि कुत्ते को रोटी खिलाई, लार निकली, रोटी के साथ घंटी बजाई, तब भी लार निकली। भाई रोटी ही से लार नहीं, घंटी तो चलो सुन रहा था और रोटी से ही अभी भी लार निकल रही है। तीसरी बार क्या किया? कुछ दिन बाद सिर्फ घंटी बजाई, तब भी लार निकली। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या क्या हुआ सिद्धांत इनका। यदि स्वाभाविक उद्दीपन के साथ यानी रोटी के साथ, अगर स्वाभाविक उद्दीपन के साथ यानी रोटी के साथ अस्वाभाविक उद्दीपन यानी ठीक है, घंटी एक साथ प्रयोग किए जाएं, तो अस्वाभाविक उद्दीपन यानी घंटी स्वाभाविक उद्दीपन का स्थान ले लेती है, यानी रोटी का स्थान लेती है। इसको ऐसे समझ लीजिए, अगर रोटी के साथ घंटी बजाई जाती है तो घंटी क्या करेगी? रोटी को भगा देगी, यानी घंटी रोटी का स्थान ले लेती है। ये सिद्धांत आप याद कर लीजिए। यदि स्वाभाविक उद्दीपन का प्रयोग अस्वाभाविक उद्दीपन के साथ किया जाए तो अस्वाभाविक उद्दीपन जो है वो स्वाभाविक उद्दीपन का स्थान ले लेता है। ये है सिद्धांत पावलोव का। पावलोव के सिद्धांत के कई खतरनाक नाम है भाई, आप लोग याद कर लीजिए। एक तो है पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। शास्त्रीय यानी अंग्रेजी में कहते हैं क्लासिकल, तो क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत या हिंदी में क्लासिकल लिख दिया जाएगा अनुबंधन सिद्धांत। तो यहाँ अनुबंधन यानी बॉन्ड, कैसा बॉन्ड है? ठीक है, सदियों का, पुराना, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। ठीक है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। तो बॉन्ड है। बॉन्ड कैसा है? एसएस बॉन्ड है। रोटी की जगह जो है, ठीक है, घंटी बजाएं। यहाँ पर कंफ्यूज मत करिएगा, यहाँ अनुक्रिया तो हो रही है लेकिन हम बॉन्ड कैसे करें? एसएस बॉन्ड है। ठीक है, रोटी और घंटी का बॉन्ड है भाई। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंध है, पुराना बॉन्ड है, इसीलिए प्राचीन अनुबंधन भी कहते हैं और प्रत्यावर्तन सिद्धांत भी कहते हैं। कैसा प्रत्यावर्तन? अनुकूलित प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन मतलब एक्सचेंज। ठीक है, यानी किसी की जगह पर कोई रिप्लेस कह सकते हैं, रिप्लेसमेंट, सॉरी एक्सचेंज मत करिए, अदला रिप्लेसमेंट कर दीजिए। यानी रिप्लेसमेंट मतलब किसी चीज की जगह पर कोई चीज आप रख दें तो यहाँ क्या हुआ? रोटी की जगह पर घंटी हो गई, इसीलिए अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। तो पहले रोटी की जगह पर
घंटी यानी रिप्लेसमेंट हुआ और वो अनुकूलित हो गया, लार्वी निकल रही थी, ठीक है, इसलिए अनुकूलित यानी समायोजित हो गया, व्यवस्थित हो गया, फिट हो गया, तो इसीलिए इसका एक नाम है अनुकूलित प्रत्यावर्तन। ऐसे दिमाग में बैठाइए। और सहज अनुबंधन यानी ये प्यारा रिश्ता जो है प्राकृतिक है, ठीक है, सहज अनुबंधन है, नेचुरल बॉन्ड है, प्राचीन तो बताया ही आपने। और एस एस बॉन्ड है भाई, एस एस बॉन्ड है, ठीक है, ये बड़ा खतरनाक है, बार बार बताऊंगा। एस एस बॉन्ड पॉलाव साहब है, इसके बाद एस आर बॉन्ड पढ़ेंगे, थांडाई साहब है, एसओ आर बॉन्ड पीछे वुडवर्ड साहब है। दिमाग में बैठाओ भैया, अभी याद करना पड़ेगा। एस एस अनुबंधन, अनुबंधन बॉन्ड यानी रोटी घंटी बॉन्ड पॉलाव साहब है। एस आर बॉन्ड कौन आएगा, थांडाई आगे पढ़ेंगे। एसओ आर इसके पहले वुडवर्ड पढ़ा था, यानी प्राणी जो है उद्दीपन, ठीक है, के हिसाब से अनुक्रिया करता है आवश्यकता पड़ने पर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। ये क्या हो गया, ये चले गए, आगे पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं ये जो पॉलाव साहब है, इसका शिक्षा में क्या प्रयोग है। आखिर जो हम इसको पढ़ रहे थे, जैसे पॉलाव को कुत्ता पढ़ रहे हैं, कुत्ते को रोटी खिलाई, ये सब आलतू फालतू बात हम क्यों पढ़ रहे हैं भैया। क्या जरूरत है कुत्ते को रोटी खिलाए, लार निकली घंटी बजाए। यहाँ पर कुछ चीजें सिद्ध हो रही हैं जो हमारे आपके लिए फायदेमंद है। क्या फायदेमंद है, पहला अनुशासन के लिए। आप पहले बच्चे को क्या कहते हैं, घंटी बजाए और बच्चे से कहे बेटा पीरियड चेंज हो गया, अब नहीं पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट पीरियड फला सर पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर घंटी बजा दिए, अब नेक्स्ट पीरियड फला चीज का होगा, पहले हिंदी हुआ, मैथ हुआ, फिर अंग्रेजी हुआ, फिर एसएसटी हुआ, फिर कंप्यूटर हुआ, फिर जीके हुआ, मॉरल हुआ, अलग अलग। लेकिन अब घंटी बजाते गए, अब क्या है, कुछ दिन बाद बच्चे घंटी बजाने पे ही जान जाते हैं भैया अब अगला पीरियड आ गया है। एक प्रकार का यहाँ पर अनुशासन आपने सिखाया। इसके अलावा सेना में स्टार देकर सैल्यूट होता है, ठीक है। सेना में देखो, अपने से बड़े अधिकारी को जान रहे हैं हम कि फला बड़ा अधिकारी है, इनको पहचानते हैं, हमसे बड़े अधिकारी हैं, फलाने साहब है, तब तो नमस्ते करेंगे। लेकिन अब भाई साहब कोई और अधिकारी है जिनको हम पहचानते ही नहीं है, तो हमसे बड़े हैं छोटे हैं हम कैसे जानेंगे। तो वहां पर क्या स्टार होता है सेना में पुलिस में स्टार दिया जाता है, जिससे हम पहचान, पुलिस वाले, ठीक है, एसआई सब इंस्पेक्टर होते हैं, उसके ऊपर कोतवाल होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो है आपके जो अधिकारी लेवल के एसपी वगैरह होते हैं। तो ऐसे ही सेना में अलग अलग होते हैं, उसमें स्टार लगे होते हैं। इस पे बड़ी मजेदार कहानी है, पहले आपको कहानी सुना दूं। देखो, आपको एंजॉय करते हुए सीखना है इस चीज को। तो यहाँ पॉलाव के बारे में आपने सीखा, पॉलाव साहब शिक्षा में क्या योगदान है, उससे क्या फायदा हुआ, कुत्ता ये रोटी वोटी खिलाए, इससे क्या फायदा हुआ भाई। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक बड़े साहब अधिकारी थे सेना में, बड़ा अधिकारी थे, बड़े रैंक के अधिकारी थे। तो एक बार क्या हुआ, किसी मिशन पे वो लोग गए थे, अधिकारी भी थे और उनके मतलब बड़े अधिकारी भी थे, छोटे अधिकारी, मतलब उनके अंडर में छोटे अधिकारी, छोटे रैंक के सारे लोग गए थे। तो इसी मिशन में जो बड़े अधिकारी होते हैं, भाई देखो सेना में एक नियम होता है, बड़ा अधिकारी हमेशा आगे बढ़ेगा, ये नहीं पहले छोटे अधिकारी को आगे बढ़े, तुम पहले लड़ो, बड़ा अधिकारी पहले आगे जाएगा। तो गए और पता नहीं क्या हुआ, दुर्भाग्यवश एक खाई में गिर पड़े साहब। अब जब खाई में गिर पड़े तो जो उसके अधिकारी थे बड़े वाले, उनके छोटे अधिकारी रस्सी लाए बड़ी से, और रस्सी से उनको निकालने का प्रयास करने लगे। भाई रस्सी पकड़ाए, जैसे कुआं खाई बड़ा सा गड्ढा था, तो रस्सी से, ठीक है, उनको खींचे। अब जैसे ही भाई साहब वो अपना पैर जो है ठक से ऊपर रखने प्रयास करें और ये तुरंत स्टार दिख जाए, और स्टार दिखे नहीं, जय हिंद जय हिंद कहे नहीं, अब पता लगा रस्सी छूट जाए। अब रस्सी छूट जाए तो साहब जो है बड़े अधिकारी फिर नीचे गिर पड़े। फिर दूसरी बार प्रयास किए, फिर निकलने का, जैसे जैसे खींच तान के भाई रस्सी पकड़ निकले, और जैसे ही जो है अगला पैर बढ़ाए बाहर निकलने का, स्टार दिखा नहीं, जय हिंद, फिर गिर पड़े। अब भाई जय हिंद करेंगे, ऐसी बात है, गिर पड़ेंगे, रस्सी छोड़ दें, तो बड़ा समस्या हो गई। इस पे कहानी है, ये थोड़ा मजाक है, ये पक्की बात नहीं है, यहाँ मैंने आपको प्यार से लिख दिया है कि सेना में स्टार देकर सैल्यूट, ठीक है, और ये कहानी में मैंने लिख दिया है,
ठीक है। हालांकि ये कहानी आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपको याद करने में मदद करेगी कि किस तरह से जो है पावलोव साहब का जो ये सिद्धांत है वो प्रैक्टिकली यानी व्यवहारिक रूप में कार्य करता है। इसके अलावा आदतों का निर्माण, सेकंड चीज है आदतों का निर्माण। जैसे आदत क्या होता है, बच्चों में आदतें डालाते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल है, थाली बजाते हैं तो पता लग जाता है हाँ खाना बन गया है, ठीक है। तो आदतों के निर्माण के लिए भी जो है ये आपका सिद्धांत कार्य करता है। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं थॉर्नडाइक साहब की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये थॉर्नडाइक, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ लिखा हुआ है। इनके सिद्धांतों का नाम अलग अलग है। इन्होंने दो प्रकार के सिद्धांत दिए थे, एक जो मुख्य हैं या प्राथमिक हैं और दूसरे इन्होंने द्वितीयक हैं या जिसको गौड़ कहते हैं। अधिगम के सिद्धांत पर इन्होंने किताबें लिखी है, शिक्षा मनोविज्ञान के ऊपर बुक लिखा है, उसका नाम ही है एजुकेशन साइकोलॉजी, और इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान के भाई साहब जनक कहे जाते हैं ये थॉर्नडाइक साहब। बहुत बड़ा योगदान है इनका मनोविज्ञान में, इनके क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए आप। अब इनके सिद्धांत का नाम क्या है, अधिगम का भूल एवं प्रयास का सिद्धांत, गलती और प्रयास, ठीक है। यानी अगर आप गलती करते हैं ट्राई एंड ट्राई, ठीक है, गलती करेंगे और ठीक है इरर एंड ट्राई जिसको बोल सकते हैं आप, यानी गलती इरर एंड ट्राई, ठीक है। ट्राई एंड यू विल विन, ठीक है, प्रयास करिए आप जीतेंगे। तो भूल एवं प्रयास का सिद्धांत है। चींटी की कहानी आपने सुना हुआ है थॉर्नडाइक, ठीक है, कि चींटी जो है कैसे करती हैं, अनाज का दाना लेके जाती हैं, गिरती हैं, फिर चढ़ती हैं, फिर गिरती हैं, फिर चढ़ती हैं, फिर गिरती हैं, फिर चढ़ती हैं, और अंततः चीनी जो है, ये कहानी आपने सुनी होगी किस तरह से, ठीक है, वो चीनी चावल के दाने या किसी भी दाने को जो है अपने घर ले जा पाती हैं। दूसरा है इसका नाम प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, यानी प्रयास करें गलती हो, ठीक है, प्रयत्न एवं त्रुटि वही सेम हो गया, भूल एवं प्रयास, प्रयत्न एवं त्रुटि। और तीसरा नाम इसका है उद्दीपन अनुक्रिया, एसआर। उद्दीपन माने एस फॉर स्टिमुलस, आर फॉर रिस्पॉन्स यानी अनुक्रिया। एसआर सिद्धांत भी बोलते हैं इसको, एसआर सिद्धांत या एसआर बॉन्ड सिद्धांत यानी एसआर बंधन सिद्धांत या संबंधवाद सिद्धांत। इन दोनों में संबंध क्या है, ठीक है, ये सारे नाम है। आइए हम लोग पढ़ते हैं कि जानते हैं कि ये थॉर्नडाइक साहब जो हैं, जो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं। मनोविज्ञान के जनक कौन है, उनटो टिचनर। कहाँ पढ़े थे आप, संरचनावाद में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित किए थे अभी कुछ देर पहले। कहाँ किए थे, जर्मनी के लिप्जिंग में किए थे भाई साहब। तो मनोविज्ञान के जनक कौन थे, उनटो टिचनर पढ़े थे आपने, संरचनावाद। उसके बाद आपने प्रकारवाद पढ़ा, प्रकारवाद के बाद आप क्या पढ़ रहे हैं, व्यवहारवाद। व्यवहारवाद में भी क्या आपने पढ़ा, पहले पावलोव कुत्ता लेके आए, फिर थॉर्नडाइक बिल्ली लेके आए, पढ़ रहे हैं भाई, दिमाग में बैठाइए आप लोग, ऐसे काम नहीं चलेगा। अधिगम का भूल, ट्राई एंड एरर, भूल एवं प्रयत्न एवं त्रुटि, ये सारी चीजें, उद्दीपन किया है सार, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या किए थे वो, ठीक है, काम क्या किए थे, देखिए क्या किए, वो पिंजड़ा लिए एक ठो। अब पिंजड़े में लाए एक बिल्ली रख दिए भाई साहब, थॉर्नडाइक साहब एक पिंजड़ा लाए, उसमें एक बिल्ली रख दिए और उसमें एक खटका लगा दिए यहाँ पे, जिसको दबाने से या छूने से एक यहाँ पे दरवाजा था, जैसे चूहेदानी होता ना, आप लोग घर में चूहेदानी लाते हैं, वैसे ही था कुछ। तो एक पिंजड़ा लाए, यहाँ पर एक खटका था, लीवर जिसको बोलते हैं, जिसको छूने से या दबाने से ये दरवाजा यहाँ पर था, दरवाजा खुल जाता था। और बाहर मछली, कुछ लोग दूध कहते हैं, खाने की चीज रखी थी यहाँ पर, और बिल्ली देख रही थी यहाँ पर, ठीक है, समझने की बात है, बिल्ली जो है वो मछली को देख रही थी। क्योंकि अभी आप कहेंगे स्किनर जो है, जो बाद में चूहा लेके आएंगे, तो आप कहेंगे वो देख रहा था कि नहीं देख रहा था, तो जान लीजिए बिल्ली देख रही थी यहाँ। अब बिल्ली देख रही है, यहाँ मछली है,
तो जाहिर सी बात है उसके खाने की चीज है तो कूद फान करेगी ही। बिल्ली कूदी, फिर कूदी, फिर कूदी, फिर कूदी, कूदते 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 क्या हुआ, एक बार जो है बड़ा मेहनत की, घंटों बाद जो है भाई साहब यहाँ पर जो है कुछ का पंजा लग गया और ये जैसे ही खटका यहाँ दबा, ये खुल गया और मछली खा ली। फिर उसको बंद कर दिए भैया थॉर्नडाइक। क्या कहा जाए, उनके राइस ना भैया, फिर से बंद कर दें बिल्ली के। अब जब बिल्ली के फिर से बंद कर दें, ठीक है, फिर मछली ला के अगले दिन दे दें, मछली फिर दे दें, फिर बिल्ली देखी सपरे मुहिम भाई ला राइस, भूख लाग रही, कूदी फानी सबकी काफ है, लेकिन 1 घंटा की जगह, ठीक है, थोड़ा सा पौने घंटा में, पहले पहला अधिगम था, फिर सेकंड अधिगम में थोड़ा सा पौने घंटा में 45 मिनट में ही वो खोल ली। फिर सेम चीज वो दोहराए तीसरे दिन भी, अब की बार जो है आधे घंटे में खोल ली, कूद फान के फिर 15 मिनट में खोल ली। अब धीरे धीरे उसको आइडिया हो गया, ठीक है, फिर 10 मिनट में खोल ली। फिर क्या हुआ, कुछ दिन बाद भाई साहब जैसे ही मछली वो रखें और बिल्ली ठक से जाके उसी पे लीवर पे मारे पंजा और ठक से जो है छठी सतही अठवीं बार तीसरी बार जितना भी नंबर रहा होगा, यानी मछली मिल जाए। यानी अब बिल्ली को कूदा फानी जरूरत नहीं है भैया। जब थॉर्नडाइक साहब मछली यहाँ रखें, बिल्ली कूदे और ठक से उसी पे, जैसे आदमी है हम लोग समझदार आदमी है, वैसे वो जो है उसके हाथ, ठीक है, अपना पंजा मारे और खुल जाए। अब उसको टेंशन की जरूरत नहीं थी। और इससे उन्होंने एक सिद्धांत निकाला। क्या सिद्धांत निकाला? एशॉर सिद्धांत निकाला, ठीक है। एशॉर सिद्धांत तो पढ़ेंगे ही हम। यहाँ पर जो एक थॉर्नडाइक साहब सिखाना चाहते हैं, वहां पर इसको समझिए क्या हो रहा है। एक तो उद्दीपन हो रहा है और अनुक्रिया हो रही है। उद्दीपन क्या है, यहाँ पर उत्तेजना किस चीज से आ रही, मछली से, और उसके फलस्वरूप वो अनुक्रिया कर रही है, कूद फान कर रही है। 1 बार की, 2 बार की, 3 बार, 4 बार, यही लिए कहा गया प्रयत्न, बार बार ट्राई कर रही है, गलती कर रही है, ठीक है, और गलती कर रही है यानी भूल कर रही है, और प्रयास फिर ट्राई कर रही है। तो भूल एवं प्रयास इसी का उल्टा ही है, ये समझ लीजिए, प्रयत्न एवं त्रुटि, ठीक है। भूल मतलब त्रुटि और प्रयास, और प्रयत्न मतलब प्रयास एवं त्रुटि। ये बार बार कर रही है और करते 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 क्या है, देखो यहाँ पर एक बार गलती की, त्रुटि, फिर त्रुटि, फिर त्रुटि, फिर त्रुटि, फिर त्रुटि, फिर सही हो गया ना। तो यहाँ पर ये क्या है, किसी क्रिया को बार बार करने से त्रुटियों की संख्या कम होती जाती है, ठीक है। बार बार अगर हम उस चीज को करेंगे तो गलतियों की संख्या कम होती जाती है, और अधिगम करता है यानी सीखने वाला सही व्यवहार सीख जाता है। जैसे कि बिल्ली खटका दबाना, लीवर दबाना सीख गई, ठीक है। अब इसके प्रैक्टिकल प्रयोग आप लोग अपने जीवन में, अपने लाइफ में भी देखते होंगे। कैसे साइकिल चलाए होंगे आप, बचपन में साइकिल कैसे सीखे थे? साइकिल चला रहे थे, पहले पंडिल पे कूद कूद के चिल्ला रहे थे, गद्दी पे नहीं बैठ पा रहे थे, उसके पहले गिरे होंगे, और आप लोग ने कहावत सीखी होगी, सुनी होगी कि जब तक गिरेंगे नहीं तब तक साइकिल चलाना नहीं आएगा, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पर हो रही है, साइकिल चलाना आपने सीखा। रोटी बनाना, भैया पहली बार मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, रोटी बनाना। रोटी आटा लिए थे, और उसके बाद पहली बार मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, पढ़ने गया था, और रोटी बनाने के लिए भैया आटा लिए और पानी डाले, लपसी बन गया भैया। रोटी तो छोड़िए, पहले आटा गूंथना बहुत मुश्किल का काम होता है, ठीक है। जरा जरा पानी डालो, फिर उसको गूंथो, फिर ठीक है, फिर अलग अलग रखो, सूखा सूखा फिर करके तो थोड़ा पानी डाल के बनाओ, फिर रोटी बनाओ। रोटी भी जो है गोल नहीं बनती है। ये सब क्या है, गलती करते हैं, फिर उसको सही करेंगे, फिर गलती करेंगे। तो यहाँ पर रहते हैं त्रुटि, बार बार ट्राई एंड एरर, ट्राई एंड एरर, ट्राई एंड एरर, एरर एंड ट्राई, यानी ट्राई एरर ट्राई, ट्राई एरर ट्राई, प्रयास करो गलती फिर प्रयास करो। तो यहाँ पर प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत जो है, लिखना, आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दो, ठीक है। ये सब चीजें बहुत ध्यान दीजिए, आ जाएगा भैया। लिखना सीखना, बच्चे कैसे लिखना सीखते हैं,
किसका सिद्धांत है? ये थॉर्नडाइक साहब का है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है, ये देखिए मैं दाएं हाथ से लिख रहा हूं, मेरा नाम क्या है? मनोज, MANOJ, ये लिख लिया मैंने ठाक। ये देखिए हमने लिखा MANOJ। अब यहाँ पर देखिए MANOJ हमने बाएं हाथ से लिखा, फिर से लिख रहा हूँ, थोड़ा और अच्छा करता हूँ। MANOJ, कुछ और अच्छा किया। अब देखिए दाएं हाथ से लिखते हैं MANOJ। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, अर्थात बार बार हम गलतियां करते हैं, उसको सुधारते हैं, फिर गलती करते हैं, फिर इसको सुधारते हैं, और इस तरह से धीरे धीरे त्रुटि, ठीक है, करते हैं और उसके बाद सही हो जाते हैं। तो ये सिद्धांत क्या है आपका? प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है, अब हम लोग आइए आगे बढ़ते हैं। थॉर्नडाइक के अधिगम के जो नियम है, जैसा कि मैंने पहले बोला है, आज आई शेड यू अर्लियर, कि थॉर्नडाइक साहब शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं। इन्होंने इस पे बहुत सारे अधिगम के सिद्धांत दिए हैं। तो इन्होंने 3 जो है मुख्य सिद्धांत दिया है, ठीक है, और 4 जो है द्वितीय सिद्धांत दिया है। मुख्य सिद्धांतों को हम लोग प्राथमिक बोलते हैं या मुख्य नियम बोलते हैं, और द्वितीयक को हम लोग बोलते हैं गौण नियम या द्वितीयक नियम। तो 5 आपके जो है द्वितीयक नियम है और 3 आपके जो है प्राथमिक नियम है। पहला है तत्परता का नियम या अभिप्रेरणा सॉरी, ठीक है। अभिप्रेरणा का मतलब आप मोटिवेशन समझ लीजिए, ठीक है। अंग्रेजी में बोलते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस। दूसरा है आपका प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट या संतोष का नियम। रेडीनेस नाम से आपको क्लियर हो रहा है, तत्परता का सिद्धांत, यानी हम किसी चीज को करने के लिए तत्पर हों, सीखने के लिए तत्पर हों, ठीक है, हम सीखना चाहते हो। प्रभाव का नियम दिख रहा है, जो पढ़ा रहे हैं उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उससे हम संतोष हमको मिल रहा है कि असंतोष मिल रहा है। और अभ्यास का नियम मतलब होता है जो चीज हम एक बार कोई चीज सीखते हैं तो उसको बार बार अभ्यास करें, जैसा कि हम लोगों ने सीखा है, करत कर अभ्यास कर और जड़मत हो जान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। ये हमने सुना है कि बार बार अभ्यास करने से कोई भी चीज हमको, ठीक है, आ जाती है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाती है और चेतन मस्तिष्क का हिस्सा बन जाती है और उसको हम करने लगते हैं, ठीक है। जिस तरह से रसरी आवत जात के सिर पर परत निशान, मतलब रसरी बार बार अगर हम रसरी को ऐसे ऐसे करेंगे तो सिल यानी पत्थर पर भी निशान बन जाता है। ये अभ्यास का नियम है। इसके अलावा जो है द्वितीयक या गौण नियम है 4 ठो। पहला है बहु सिद्धांत, यानी कोई भी क्रिया करने के पहले, ठीक है, जो है बच्चे कई प्रकार की जो है, ठीक है, गलतियां मतलब कई विकल्प लेते हैं, इसको करेंगे फिर इसको करेंगे फिर इसको करेंगे फिर इसको करेंगे फिर सही बात करते हैं। सही करने के पहले ढेर सारी चीजें गलत करते हैं, बहु क्रिया है। फिर चयन अनुक्रिया क्या होती है, यानी उन गलतियों में से सब पे जो है रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, जो भी रिस्पॉन्स है 1 2 3 4 5 6 उसमें से कुछ पे ही वो करेंगे जिसके बारे में उनको, ठीक है, पहले से कुछ आइडिया होगा या उनकी रुचि होगी। आगे हम लोग पढ़ने वाले डिटेल में। सादृश्यता का सिद्धांत क्या होता है, हम मैथ लगवाते हैं, एक तरह क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं और उसके बाद मान लो क्वेश्चन का पार्ट, मान लो पार्ट 1 2 3 4 5 6 होता है ऑप्शन में, तो बच्चे उसी तरह क्वेश्चन फिर कर लेते हैं, ठीक है। तो यह सादृश्यता यानी समानता का सिद्धांत होता है, इसको आत्मीयकरण का भी नियम कहते हैं। चौथा है मनोवृत्ति या मेंटल सेटअप, यानी हम जो चीज सीखने बैठे हुए हैं उसका मेंटल सेटअप है कि नहीं, हम उसको सीखना भी चाहते हैं, अभिरुचि है कि नहीं है, ठीक है, तो मेंटल सेटअप कहते हैं उसको। अब घर से झगड़ा करके आए हैं, ठीक है, या मम्मी ने खाना नहीं दिया है बच्चे को, टिफिन पे बवाल है तो उसका वृत्ति नहीं बन रही, मनोवृत्ति नहीं बन रही, तो क्या सीखेगा बच्चा। साहचर्य परिवर्तन में वातावरण का चक्कर होता है, जिस वातावरण में हमने पहले जो सीखा है उसी वातावरण में हम, ठीक है, उस चीज को सीखेंगे तो उसको हम सीख लेंगे। अब आइए हम लोग बात करते हैं
सबसे पहले प्राथमिक या मुख्य नियम, जो कि मुख्यतः 3 है। ठीक है, पहला है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, जिसको हम लोग अभिप्रेरणा का भी नियम कहते हैं, यानी मोटिवेशन का सिद्धांत। देखिए, क्लास में जब आप पढ़ाने जाते हैं और आपका बच्चा अगर मोटिवेट नहीं है, ठीक है, वो जो भी सिलेबस पढ़ाने जा रहे हैं उसके लिए वो तत्पर ही नहीं है, ही इज नॉट रेडी टू स्टडी, ही इज नॉट टू लर्न, ठीक है, ही इज नॉट मोटिवेटेड, वह प्रेरित नहीं, अभिप्रेरित नहीं है, तो वो नहीं सीखेगा। ठीक है, तो सीखना तब तक प्रभावी होता है जब सीखने वाले को सीखने की इच्छा होती है या वह तैयार होता है। फिर समझिए, सीखना तब प्रभावी होता है जब सीखने वाले को सीखने की इच्छा होती है, इज विलिंग टू लर्न, या और ही इज रेडी टू लर्न, वो सीखने के लिए तैयार होता है। जैसे एग्जाम्पल है, घोड़े को नदी तक तो ले जा सकते हैं किंतु पानी नहीं पिला सकते भाई। नदी तक हम ले जा सकते हैं लेकिन घोड़े को जबरदस्ती हम पानी नहीं पिला सकते हैं, क्योंकि अगर घोड़ा पानी नहीं पीना चाहता है तो किसी भी कीमत पर हम उसको पानी नहीं पिला सकते हैं। उसी तरह बच्चे को अगर वो सीखना नहीं चाहता है तो हम उसको किसी भी कीमत पे नहीं सिखा सकते हैं। इसको अभिप्रेरणा का भी नियम कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। मोटिवेशन का भी नियम कहते हैं, यानी ही इज नॉट मोटिवेटेड टू लर्न देन ही कांट लर्न, यानी वो अगर अभिप्रेरित नहीं है, मोटिवेटेड नहीं है सीखने के लिए, तो उसको हम नहीं सिखा सकते हैं। अब शिक्षा में क्या प्रयोग है, पढ़ाई में इसका क्या प्रयोग है, छात्रों में सीखने की इच्छा उत्पन्न करें। ठीक है, आप बच्चे को बताएंगे, बेटा व्हाई इज स्टडी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, व्हाई इज एजुकेशन इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, देयर इज वन थिंग, एक ही चीज है भैया बच्चे दुनिया में समझ लो, पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हो, क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे हम आप छलांग मार सकते हैं। ठीक है ना, लाइफ में। क्योंकि अगर आप जो है चांदी की थाली लेके नहीं पैदा हुए हैं, धीरू भाई अंबानी और रिलायंस, ठीक है, बड़े बड़े टाटा अंबानी के बच्चे नहीं हैं, तो आप लोअर क्लास के हैं या मिडिल क्लास के हैं, तो आपको जंप मारना है अपर क्लास में, तो जाहिर सी बात है एक शिक्षा ही तरीका है बेटा जिससे आप अपने पढ़ाई में जंप मार सकते हो। तो इसको हम मोटिवेट करेंगे, सिखाएंगे, बेटा पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। ठीक है, अगला है छात्रों में सीखने की इच्छा उत्पन्न करें। अब इस पे कभी कभी क्या होता है, जो मोटिवेशन है वो दो तरह का होता है, एक होता है आंतरिक अभिप्रेरण यानी इंटरनल मोटिवेशन, और एक होता है बाहरी अभिप्रेरण मतलब एक्सटर्नल मोटिवेशन। अब इंटरनल तो ये है जो कि खुद को सुख मिले बच्चे को, या उसकी रुचि इंटरेक्ट हो जाए, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि भैया ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो, इससे तुमको ये फायदा होगा। हमने मोटिवेट किया बच्चे को, उसके अंदर खुद की अभिरुचि पैदा हो गई, खुद का सुख पैदा हो गया, तो ये इंटरनल मोटिवेशन हुआ। यानी हमने उसको समझाया बुझाया, उसके अंदर ये खुद के अंदर भावना आ गई कि मुझे ऐसा करना चाहिए। और दूसरा क्या है, हम लालच दे दें, भय या तो डरा दें, भय डर दबाव दे दें, दंड दे दें, या फिर उसके लिए शाबाशी कर दें, पुरस्कार दे दें, बेटा तुमको ये देंगे, तुमको वो देंगे, तुमको इनाम मिलेगा, तुमको मेडल मिलेगा, तुमको पैसा रुपया किसी भी प्रकार का, छोटा बच्चा है चॉकलेट दे देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ये सारी चीजें एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है, यानी बाहरी प्रेरणा होती है, इसके द्वारा हम उसको मोटिवेट कर दें। तो अभी आपने क्या सीखा, तत्परता का सिद्धांत, यानी तत्परता मतलब रेडीनेस, तैयार हो बच्चा। अब बच्चा तैयार कैसे होगा, ठीक है, कैसे तैयार होगा, उसके अंदर दो चीज होनी चाहिए, या तो इंटरनल मोटिवेशन हो जाए, आप उसको मोटिवेट कर दें, बच्चा स्वयं सीखने के लिए तत्पर हो जाए, या फिर उसको बाहरी प्रेरणा दे दें, यानी भय डर दबाव, या तो लेकिन ये गलत तरीके हैं, इसको नहीं मानेंगे हम लोग, या पुरस्कार दे दें, शाबाशी दे दें, प्रशंसा दे दें, ठीक है, तो वो बच्चा जो है सीखेगा। तो पहला नियम कौन सा है, तत्परता का नियम या अभिप्रेरणा का नियम। आइए सेकंड नियम पे बात करते हैं हम लोग। दूसरा नियम है प्रभाव का नियम,
या संतोष का नियम। जिस कार्य को करने से हमको संतोष या सुख मिलता है तो सीखना प्रभावी होता है। सीखने की क्रिया में यदि सुख या संतोष मिलता है तो सीखना प्रभावी होता है। तो सीखने की क्रिया है, सिखा रहे हैं हम लोग, दो बातें होंगी, या तो सुख या संतोष मिलेगा, सुख या संतोष मिलेगा तो सीखना प्रभावी होगा, और कष्ट मिला, टेंशन मिला, संतोष मिला, ठीक है, सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या होगा, सीखना प्रभावी नहीं होगा। इसका शिक्षा में क्या प्रयोग है? नंबर 1, भय मुक्त कक्षाएं होनी चाहिए, यानी आपकी कक्षाएं में डर, दबाव, किसी प्रकार का मानसिक शारीरिक उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। आरटी एक्ट भी यही कहता है, ठीक है, किसी भी तरह से जो है आरटी एक्ट में आपको बताया गया है बच्चे को शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक किसी प्रकार का आप दबाव या कष्ट न बनाएं, यानी भय मुक्त कक्षाएं करें। देखिए क्वेश्चंस जो आपके टेट के बनते हैं भैया ऐसे ही बन जाते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है, भय मुक्त कक्षाएं, थॉर्नडाइक किस विचार से प्रेरित है ये, तो प्रभाव का नियम या संतोष का नियम। मैत्रीपूर्ण कक्षाएं, यानी बच्चे के साथ जो है आप दोस्ताना पूर्ण, ठीक है, पूर्ण व्यवहार रखें, ये मैत्रीपूर्ण कक्षाएं हो गई। और तीसरा है संवेगात्मक रूप से सकारात्मक कक्षाएं, यानी संवेगात्मक मतलब क्या हो गया, भावनात्मक रूप से, इमोशनल रूप से आप बच्चे से अटैच्ड हैं, भावनात्मक रूप से अटैच हैं, ठीक है, उसको लगता है कि हाँ गुरुजी हमसे प्यार करते हैं, ठीक है, अंदर से प्यार करते हैं। ऐसा नहीं आप उसको, बच्चे को थोड़ा सा दूसरी भावना देखते हैं, अरे ये तो नीच जाति का है, या गंदा है, ये है वो है, आप उससे जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं, उसको लगे कि हाँ गुरुजी हमसे प्यार करते हैं, ठीक है ना। तो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक कक्षाएं होनी चाहिए। ये क्या है, सुख और संतोष का नियम। जब बच्चे को डर नहीं लगेगा, आप उससे फ्रेंडली व्यवहार करेंगे, मित्रतापूर्वक व्यवहार रखेंगे, भावनात्मक रूप से जुड़े होंगे, सकारात्मक होंगे, तो क्या होगा, प्रभाव का नियम लागू होगा, संतोष का नियम लागू होगा, बच्चे को सेटिस्फैक्शन मिलेगा, संतोष मिलेगा, यानी आपके शिक्षा का प्रभाव उसके ऊपर होगा। तो ये हो गया आपका सेकंड नियम। थर्ड क्या है आपका, अभ्यास का नियम। बहुत ही सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं बताना है। करत करत अभ्यास कर और जड़मत हुई सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान, यानी अगर हम बार बार, इफ वी ट्राई एंड सक्सेस, ठीक है, एक फार्मूला है, ठीक है, बार बार प्रयास करेंगे आप सफल हो जाएंगे, ठीक है। किसी भी चीज को बार बार क्रिया को करने से अधिगम करता, मतलब सीखने वाला किसी व्यवहार को, किसी कार्य को अच्छे से सीख जाता है, ठीक है। ये आपका हो गया अभ्यास का नियम। अब आइए हम लोग द्वितीय नियम की बात करते हैं। हमने क्या सीखा अभी तक, पहला नियम सीखा, पहला मतलब प्राथमिक या मुख्य नियम, उसमें 3 नियम हमने सीखा। पहला क्या था, लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का सिद्धांत, यानी रेडी हो, तैयार हो। दूसरा क्या सीखा हमने, लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी प्रभाव का नियम या संतोष का नियम, हमारे पढ़ाने का बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो संतोष या सुख का अनुभव कर रहा है या असंतोष या दुख का अनुभव कर रहा है। तीसरा हमने क्या सीखा, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, यानी अभ्यास का नियम। क्वेश्चन आप देते हैं, एक ही तरह क्वेश्चन को बच्चे से कहते हैं ये बाकी जो, ठीक है, फर्स्ट के बाद सेकंड थर्ड पार्ट है, इसको आप कर लेना, तो बार बार अभ्यास करेगा तो बच्चे सीख जाएगा। इसके बाद है अधिगम के द्वितीयक या गौण नियम, ठीक है, सेकेंडरी लॉ ऑफ, ठीक है, लर्निंग। पहला है आपका बहु अनुक्रिया का सिद्धांत। बहु अनुक्रिया, अधिगम करता यानी सीखने वाला सही क्रिया करने से पहले बहुत सी निरर्थक क्रियाएं करता है, यानी जो सही चीज है उसको करने हैं, उसको करने से पहले वो बहुत सारी चीजें गलत करता है, यानी त्रुटि करेगा, फिर त्रुटि करेगा, फिर त्रुटि करेगा, फिर सही करेगा, ठीक है। हम लोग क्या सोचते हैं कि एक ही बार में बच्चा सही सीख जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। शिक्षण में प्रयोग क्या है इसका, बच्चे एक बार में सही क्रिया नहीं करेंगे, बार बार गलतियां करेंगे। सीखने की क्रिया में त्रुटि स्वाभाविक होती है, नेचुरल, इट इज नेचुरल टू डू द एरर, टू डू द फॉल्ट्स,
इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी सीखने की क्रिया में गलती करना स्वाभाविक होता है। इसके लिए अगर हम ओवर पजेसिव हो जाते हैं, बच्चे को बार बार डांटते हैं, तुम गधे हो, तुम पागल हो, तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है, तो गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभी इसके पहले मैंने एग्जांपल दिया था, अगर इसका एक्सपेरिमेंट करना हो तो बाएं हाथ से लिख के देख लीजिए। ठीक है, अगर आप दाएं हाथ से लिखते हैं, ठीक है, डेक्स्ट्रोवर्ट है, तो आप बाएं हाथ से लिख देख लीजिए। अगर आप बाएं हाथ से लिखते हैं, जो देहाती में लेबर्ची बोलते हैं, तो दाएं हाथ से लिख देने, तो आपको पता चल जाएगा भैया क्या औकात है, बच्चा कैसे होता है पता चल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इसके बाद पहला क्या हो गया आपका, अभी आपने सीखा बहु अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुक्रिया मतलब क्रिया, सही काम करने के पहले बच्चा बहुत से, ठीक है, निरर्थक क्रियाएं करता है। सेकंड है आपका चयनकारी अनुक्रिया का सिद्धांत। अब चयन मतलब क्या होता है, चयन करना, सिलेक्शन करना, या तत्वों की पूर्ण समर्थता। तत्वों की पूर्ण समर्थक मतलब क्या है, जिस चीज को करने जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 ऑप्शन है, उसमें सारी चीजें मेरे जो भी दिमाग में फैक्टर हैं वो समर्थ करते हैं, भैया ये तुम कर लोगे, इसको नहीं कर सकते, इसको नहीं कर सकते, इसको नहीं कर सकते, इसको नहीं कर सकते, लेकिन ये तत्व को हम पूर्ण समर्थन देते हैं, इसको तुम कर लोगे। तो क्या है, अधिगम करता सभी उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया नहीं करता है, बल्कि उन्हीं उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करता है जिसके लिए वह समर्थ हो। यानी आपने कई ऑप्शन दिया, ये तो जरूरी नहीं है सब चीज के प्रति बच्चा आपको जो है रिस्पॉन्स दे, यानी प्रतिक्रिया अनुक्रिया दे। ठीक है, तो उद्दीपन या उत्तेजना, जिसको अगर मान लो क्वेश्चन किया आपने, मान लीजिए, तो बच्चा क्या देगा, रिस्पॉन्स देगा, अनुक्रिया देगा। ठीक है, उद्दीपन मतलब उत्तेजना। एक मान लीजिए आपने क्वेश्चन किया, आपने पूछा बच्चे से सूरज किधर उगता है, ठीक है, वेयर डज सनराइज। तो बच्चा अगर नर्सरी का है, सॉरी कक्षा 1 से 5 का है, प्राइमरी का है, तो बता देगा पूरब में सूरज उगता है। अब आप पूछ रहे हैं भाई साहब ये बताओ बेटा कि रॉकेट के ईंधन का सूत्र बताओ। अब रॉकेट के ईंधन का सूत्र बच्चे को कहां से पता होगा, तो नहीं बता पाएगा यहां पर ना। ठीक है, तो बच्चा उन्हीं उद्दीपनों, उन्हीं क्वेश्चंस के प्रति आंसर देगा। ठीक है, सबके प्रति नहीं दे सकता, जिसके लिए वो खुद सक्षम हो, समर्थ हो। ठीक है, यानी उसके अंदर उस लेवल का नॉलेज होगा, तभी जवाब देगा वो। तो क्या होगा, अधिगम करता सभी उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया नहीं करता, बल्कि उन्हीं उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करता है जिसके लिए वो समर्थ हो। ये चयनकारी, यानी चयन करता है बच्चा। और तत्वों की पूर्ण समर्थता का मतलब होता है उसके दिमाग के जो भी फैक्टर्स हैं, जितने भी, ठीक है, कारक हैं, वो सारी चीज समर्थ करते हैं कि हाँ भैया यही कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं हम, तो यहाँ समर्थन दे रहे हैं। शिक्षा में प्रयोग क्या है, छात्रों के स्तर के अनुरूप उद्दीपनों का प्रयोग करें। सिलेबस इसीलिए बनाया गया है। चयनकारी अनुक्रिया मतलब कक्षा 1 के बच्चे को कितना पढ़ाना है आपको बताया गया है, क्लास 2 के बच्चे को कहां तक पढ़ाना है, क्लास 3 के बच्चे को कहां तक पढ़ाना है, क्लास 4 के बच्चे को कहां तक पढ़ाना है, और क्लास 5 के बच्चे को कहां तक पढ़ाना है। अब 1 वाले बच्चे को अच्छा, ठीक है, सॉरी 5 का पढ़ाएंगे तो उसको बाउंस कर जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिकली प्रयोग हो गया। आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तीसरा है आपका सादृश्यता का नियम, लॉ ऑफ एनालॉजी। सादृश्यता का तात्पर्य होता है समानता। ठीक है, या आत्मीयकरण का नियम, यानी हम उसको एब्जॉर्व कर रहे हैं, अपने अंदर आत्मीकरण कर रहे हैं, उसको अंदर ले रहे हैं। यदि नवीन अधिगम पूर्व अधिगम के समान हो तो सीखना प्रभावी होता है। यानी जो बच्चे का पूर्व ज्ञान है उससे जोड़कर हम अगर आगे नवीन ज्ञान पढ़ाते हैं, जो उसको पहले से ज्ञान है, अगर उसको मान लीजिए कि बिना हासिल का जोड़ आता है 13 धन 12 बराबर 25, ठीक है,
ये उसको आता है। तो अगर हम उसको 18 धन 15 सिखाएंगे, अब एक नया ज्ञान हो गया, नवीन ज्ञान, कि 8 5 13, 13 के 3 हासिल 1, 1 1 2 1 3 33। तो यहाँ इतना उसको आता था, यानी बिना हासिल का जोड़ उसको आता था। हासिल का जोड़ हमने सिखाया, यानी पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से अगर हमने जोड़ा है, उसके समान हो रहा है, उसी तरह का है, ठीक है, तो सीखना प्रभावी होता है, आसान होता है। जैसे साइकिल चलाना अगर आपको आता है और आपको बाइक चलाना सीखना है, मोटरसाइकिल चलाना सीखना है, तो आसान है। या बाइक चलाना आता है आपको, यानी मोटरसाइकिल चलाना आता है, तो कार चलाना आपको आसान होगा। लेकिन ना तो साइकिल चला पाते हैं आप, ना तो मोटरसाइकिल चला पाते हैं आप, और डायरेक्ट कार सीखेंगे तो आपको समस्या होगी। ठीक है, कार सीखने में क्या है, ढेर सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ती हैं। ठीक है, एक ही पैर से जो है क्लच भी है, सॉरी ब्रेक भी है, एक्सीलेटर भी है। एक पैर से सिर्फ आपका जो है बाएं हाथ से क्लच होता है, बाएं पैर से, दाहिने पैर से आपको दोनों काम करने होते हैं। तो आप मोटरसाइकिल चलाए हैं तो आपको आइडिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। दाहिने हाथ से आप जो एक्सीलेटर चलाते थे, ठीक है, एक पैर से जो है आप गियर बदलते थे बाएं से, दाहिने वाले पैर से आप, ठीक है, ब्रेक मारते थे। लेकिन कहीं न कहीं आपका शरीर जो है, आपका पैर जो है, आपकी इंद्रियां जो है, उन चीजों के लिए अभ्यस्त हो गई थी, इसलिए आप साइकिल चलाते हैं तो बाइक चला लेते हैं, बाइक चलाते हैं तो कार चला लेते हैं आसानी से। तो क्या करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सदस्यता का सिद्धांत भाई साहब। क्यों? क्योंकि अभी आपको आगे बताएंगे। ठीक है, फायदा नंबर 1, छात्रों के पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाएं। दूसरी चीज है, आपने बीएड किया है या डीएलएड किया है, बीटीसी मतलब किया है, तो लेसन प्लान पढ़ाया जाता है। लेसन प्लान में आपको याद होगा कि, ठीक है, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, टीएलएम यानी शिक्षण अधिगम सामग्री क्या क्या लगेगी। ऐसे करते करते आपको एक चीज होता है, प्रस्तावना कौशल, प्रस्तावना प्रश्न, यानी जो चीज पढ़ाने जा रहे हैं, मान लीजिए आपने पढ़ाना है आपको बादल किसके काका, ठीक है, ये पाठ पढ़ाना है, तो इस पाठ का नाम डायरेक्ट आप नहीं लिख देंगे, बच्चों को डायरेक्ट पाठ का नहीं नाम बताएंगे, बल्कि उससे जुड़े हुए 3 प्रस्तावना प्रश्न बनाएंगे, और जिसमें उस पाठ का नाम नहीं आना चाहिए। जैसे बादल किसके, बादल लाना है, तो पहला प्रश्न आपने क्या किया, अच्छा बच्चे बताओ कि आप लोग अपने आसपास क्या देखते हो, तो बताए ये देखते हैं पेड़ पौधे, फला फला, जमीन आसमान, ठीक है, ये सब देखते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ऊपर क्या देखते हो, आसमान देखते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आसमान का रंग जो है जनरली क्या होता है, नीला होता है, और कभी कभी काला तरह हो जाता है, तो कब होता है, तो बच्चे खुद बताएं। हाँ, जब बादल आ जाते हैं तब ऐसा होता है। ऐसे ही कुछ भी बना सकते हैं आप, पानी को लेकर बना सकते हैं, यानी बादल शब्द बच्चों के मुंह से निकला, बादल किसके काका। तो प्रस्तावना प्रश्न जो होता है, ठीक है, बच्चे को पढ़ाने के पहले उस टॉपिक पर बच्चे की रुचि पैदा करने के लिए किया जाता है, कि बच्चे की रुचि उस पर हो जाए। उन्हीं बच्चों से क्वेश्चन पूछ करके आपको उस टॉपिक पर बच्चे के अंदर एक प्रकार की रुचि या जिज्ञासा जगानी होती है। ठीक है, यानी इसको प्रस्तावना प्रश्न या प्रस्तावना कौशल कहते हैं। और अगर आपके टेट में क्वेश्चन आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो कौन सा नियम है, सादृश्यता का नियम, लॉ ऑफ एनालॉजी किसने दिया था, थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। कौन से नियम है, द्वितीयक नियम या गौर नियम में तीसरा नियम आपका है सादृश्यता का सिद्धांत। इसके पहले अभी आपने क्या सीखा द्वितीयक नियम में, पहला था बहुअनुक्रिया का सिद्धांत, यानी गलती करने, सही करने के पहले कई गलती करेगा। दूसरा क्या आपने सीखा था,
चयन क्रिया का, सब चीज पे रिस्पॉन्स नहीं देगा, ठीक है, कुछ पे ही रिस्पॉन्स देगा, एक पे रिस्पॉन्स देगा, ठीक है, ऑप्शन 1 2 3 4 में एक पे रिस्पॉन्स देगा जहां पर वो सक्षम हो। तीसरा आपने क्या सीखा, सादृश्यता का नियम, यानी पूर्व अधिगम नवीन अधिगम से जुड़ा होना चाहिए। और इस पर एक क्वेश्चन ये ऑलरेडी टेट पे आ चुका है, टेट क्वेश्चन है ये। अगला है आपका शिक्षण प्रो अधिगम का सकारात्मक अंतरण। अधिगम मतलब सीखना, सकारात्मक अंतरण मतलब आसानी से हम उसके अंदर डाल दिए, ठीक है, अपने अधिगम को सिखाने की क्रिया को हमने उस बच्चे के अंदर सकारात्मक यानी पौष्टिक रूप से अंतरण कर दिया, डाल दिया। कब डाल दिया, जब पूर्व ज्ञान को, ठीक है, पूर्व ज्ञान को बच्चे के हमने नवीन ज्ञान से जोड़ दिया, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से हमने उसके जोड़ दिया, तो हमारा शिक्षण या हमारा अधिगम यहाँ पर क्या है, प्रभावी हो गया। ये है सादृश्यता का नियम, समानता का नियम या आत्मीयकरण का नियम, मतलब उसको हम अंदर अपने अंदर कॉन्सेप्चुअलाइज कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं, अंदर ले रहे हैं। ये आपका तीसरा नियम हो गया। चौथा नियम देखिए क्या है, मनोवृत्ति या अवृत्ति का सिद्धांत। सभी नियम एक से जुड़े हुए हैं। लगेगा करे यार इसके पहले ये भी तो ऐसे लग रहा था, ये भी तो ऐसे लग रहा था, तो भाई सारे नियम अधिगम के ही है ना। मेंटल सेटअप यानी मानसिक रूप से सेटअप, आपकी मानसिक स्थिति तैयार है कि नहीं। यदि अधिगम की विषय वस्तु के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक हो, अधिगम की विषय वस्तु मतलब जो पढ़ाना है, सिलेबस, उसके प्रति बच्चे का एटीट्यूड, दृष्टिकोण पॉजिटिव है, सकारात्मक दृष्टिकोण है, तो बच्चे अधिगम करता, बच्चे मतलब अधिगम करता मतलब सीखने वाला, उसे पसंद करते हैं। अगर बच्चे का जो सिलेबस आप पढ़ा रहे हैं उसके प्रति उसका दृष्टिकोण सकारात्मक है, तो अधिगम करता यानी बच्चे उसको पसंद करते हैं और सीखना प्रभावी होगा, यानी आसानी से सीख जाएंगे। आप समझिए, अधिगम की विषय वस्तु यानी जो सिलेबस पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसके प्रति दृष्टिकोण अगर सकारात्मक है, पॉजिटिव है, तो बच्चा सीख जाएगा, सीखना प्रभावी हो गया। अगर नकारात्मक है तो क्या होगा, सीखना प्रभावी नहीं होगा। दोनों क्वेश्चन है, यहां पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि अगर अधिगम की विषय वस्तु सकारात्मक है तो सीखना क्या होगा, प्रभावी, अप्रभावी, कोई नहीं, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। उदाहरण क्या है, बच्चे वीडियो गेम आसानी से सीख जाते हैं। अब भैया वीडियो गेम के प्रति उनकी दृष्टिकोण क्या है, सकारात्मक है। आप क्या है, बच्चा मान लीजिए गलती क्या करते हैं हम लोग, मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, मेरी बिटिया, ठीक है, इंटर यहाँ सुल्तानपुर में, ठीक है, स्टेला मैरिज कॉन्वेंट में पढ़ती थी, ठीक है, ऑन एवरेज उसका 75-80% रहता था। लेकिन मुझे लगा कि यार मैथ में कुछ ज्यादा ही नहीं रट रही है, तो मैंने क्या किया, उसको इंटर के, ठीक है, इंटर में हाई स्कूल के बाद कॉमर्स दिला दिया। उसका फायदा क्या हुआ, बिटिया ने मेरे 97 पॉइंट समथिंग या 98% जो है, 97.6%, ठीक है, कॉमर्स में निकाला। उसके बाद उसका दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया, ठीक है, और वहां पर भी अच्छा स्कोर कर रही है, IAS की तैयारी कर रही है, मतलब बढ़िया कॉलेज में उसका हो गया, टॉप 5 कॉलेज में, हंसराज कॉलेज जिसको बोलते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पर क्या है कि बच्चे को उसका दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए, ठीक है, न कि जबरदस्ती उसके ऊपर आप थोप दे रहे हैं, थोपने से काम नहीं चलेगा। बच्चा वीडियो गेम क्यों सीख जाता है, उसकी रुचि है, अभिरुचि है, मेंटल सेटअप है उसका, तो सीख जाएगा। अब वो उसके अभिरुचि के अनुसार, आप उसके रुचि के अनुसार नहीं है तो उसको नहीं सीखेगा, आप कितना भी प्रयास कर लें, ठीक है। तो बच्चे को इसीलिए करियर काउंसलिंग, आप सुने होंगे, करियर काउंसलिंग क्या होती है, CARER, करियर काउंसलिंग, COUNSELLING, करियर काउंसलिंग यही होती है।
कि आप बच्चे की, ठीक है, पता करें कि बच्चा किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है। ये क्या टॉपिक है? मनोवृत्ति आवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ मेंटल सेटअप। ठीक है, बच्चा वीडियो गेम, आप देखो हर चीज के लिए एग्जाम्पल याद कर लीजिए आप, ऐसे नहीं याद होगा। आवृत्ति या मनोवृत्ति जब आए तो आप सोच लो वीडियो गेम बच्चा सीख जाता है, तो आपके दिमाग में बात बैठ जाएगा। मैं एग्जाम्पल को बहुत बड़ी चीज मानता हूँ। लोग नियम याद करते हैं, मेरा अपना मानना है किसी नियम को याद करने से पहले आप उसका एक एग्जाम्पल याद कर लें। तो मनोवृत्ति का सिद्धांत याद करना है। मनोवृत्ति, मेंटल सेटअप, आवृत्ति यानी रुचि, ये दोनों, वृत्ति 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 मतलब रुचि, सेटअप रुचि, वृत्ति या वृत्ति का मतलब होता है सेटअप, ठीक है, मनो मतलब साइक, आवृत्ति मतलब रुचि, ठीक है। इनसे जुड़ा हुआ जो भी चीज आपके दिमाग में बैठा, तो हाँ भैया बच्चा वीडियो गेम है, लड़के वीडियो गेम बहुत आसानी सीख जाते भाई साहब, ठीक है, उनका बहुत मन लागत होने काहे में रुचि हो भाई, उनका दिमाग लागत है तो यहाँ पे सीख जाते हैं वे। ऐसे दिमाग बैठाइए आप, तभी आपको सारी चीजें याद है। इसके पहले 3 नियम क्या सीखा आपने भाई साहब? अब बोलिए, पढ़ रहे हैं ना, दिमाग बैठाना है, ठीक है। कौन सा? बहुवचन क्रिया का सिद्धांत, यानी कई होता है, 1 2 3 4 5, यानी सही काम करने के पहले, ठीक है, कई गलती होगी, ठीक है, त्रुटि होगी, फिर सही वाला होगा, फिर चयन मतलब सारे पे रिस्पॉन्स नहीं होगा, आप ये भी है, ये भी है, ये भी है, चयन करेगा, ठीक है। फिर इसके पहले क्या आपने सीखा? अभी इसके पहले वाले में क्या? सादृश्यता, एक समान होना चाहिए, यानी नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना है। फिर क्या आपने सीखा? मनोवृत्ति आवृत्ति का सिद्धांत है, मेंटल सेटअप होना चाहिए। तो ऐसे दिमाग को बैठाइए आप, तभी बैठेगा। शिक्षा में क्या प्रयोग है? अधिगम की विषय वस्तु के प्रति बच्चों में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करें, यानी जो भी चीज आप पढ़ाने जा रहे हैं उसके ऊपर बच्चों में सकारात्मक पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा करें, ठीक है, उसको प्रति उनको मोटिवेट करें, या उनको लगे कि हाँ यार ये मेरे काम की चीज है, मुझे पसंद है, या तो पहले से पसंद है, या पसंद कहने कहावत है कि अगर मैं पत्नी या कोई भी चीज जो है आपको या तो पसंद हो, ठीक है, 2 ही चीज है, या तो पसंद हो या फिर आप उसको मान लीजिए मुझे यही पसंद है, तभी काम बढ़ेगा आगे। अगर पसंद नहीं है तो काम आगे नहीं बढ़ेगा, यानी मेंटल सेटअप तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। मेंटल सेटअप जब तक नहीं है, जो चीज मुझे नहीं पसंद है, तो आप जबरदस्ती लाख चाहें हम इससे नहीं करवा सकते भाई साहब। तो विषय वस्तु के प्रति बच्चों में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करें, जिससे उन्हें लगे कि यह उनके महत्व का है या उनके लिए उपयोगी है। आप क्वेश्चन में क्या लिखते हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब वेरी इंपॉर्टेंट लिख देते हैं तो क्या है, बच्चा ध्यान से उसको देखने लगता है, यार बहुत अच्छे काम चीज है ये, ठीक है। तो और इसे आसानी से बच्चा तब सीख जाता है। जब टीचर किसी बात प्रश्न पर वेरी इंपॉर्टेंट लिखते हैं तो बच्चे उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो ये मनोवृत्ति या आवृत्ति का नियम हो गया, मेंटल सेटअप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाई मेरा चल रहा ऑडियो नहीं है, मैं इसीलिए परेशान रहता हूँ, एक बार फिर चेक कर लूँ, नहीं जाने दी छोड़ी। चलिए 5वां है, 5 ही नियम है, लास्ट नियम है भाई साहब, ठीक है, साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य परिवर्तन, साहचर्य मतलब अभी इसके पहले एक सिद्धांत आपने सीखा था, ठीक है, कौन सा? सादृश्यता का। सादृश्यता इसीलिए बोल रहा हूं, समानता, सेम चीज है, सेम चीज है, बस एक अंतर है वातावरण का, नहीं आप कंफ्यूज कर जाएंगे, ठीक है। नवीन और पुराना, ठीक है, पूर्व अधिगम को नवीन अधिगम से जोड़ना है, लेकिन कैसे जोड़ना है? वातावरण और परिस्थिति से। पूर्व अधिगम में क्या वातावरण था, क्या परिस्थिति थी, किस वजह से इस चीज को सीखे थे, वही वातावरण और वही परिस्थिति पैदा कर दो नवीन अधिगम में। आप लोग सुने होंगे कि कोई फल आदमी कोमा में चला गया है, ठीक है, कोमा में चला गया है, और उसके सामने ऐसे दृश्य पैदा किए जाते हैं
कि फलाने आदमी का मर्डर हो गया, गोली मारी गई, फिर उसको अपनी याददाश्त वापस आ गई। ऐसा सुने होंगे आप लोग फिल्मों में। तो वही चीज यहाँ पर है, सेम चीज है। यानी पूर्व अधिगम में क्या वातावरण परिस्थिति थी, वही सेम नवीन अधिगम में। यहाँ आपने साइकिल सीखा था कहाँ, गांव की पगडंडी पे सीखा था, ठीक है। गिरते पड़ते 3 बार 5 बार गिरे थे। तो वही जमीन, उसी तरह की जमीन, उसी तरह का वातावरण, उसी तरह की जलवायु, हर चीज नए वाले में पैदा कर दो, फिर सीख लेंगे। किसी कारण बस इमरजेंसी पड़ी थी, आपने बाइक सीख लिया था, इमरजेंसी में कोई हॉस्पिटल में भर्ती था, उसके वजह से आपको जाना पड़ा और आप डर रहे थे, थोड़ा बहुत सीखना आता था, लेकिन किसी तरह अपना जो है, नहीं मुझे जाना है, किसी तरह जाना है, वहां पहुंचना है, ये भी एक परिस्थिति थी, आपने उसको सीख लिया, अब आपके अंदर डर खत्म कर दिया आपने। तो पूर्व अधिगम के समान वातावरण और परिस्थिति अगर नवीन अधिगम में पैदा कर दी जाए, इसके लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है अंग्रेजी सिखाने का, साहचर्य परिवर्तन का नियम में। इफ यू वांट टू टीच इंग्लिश, अगर आप अंग्रेजी सिखाना चाहते हो तो मेक योर क्लासरूम इंग्लैंड। आप अपने क्लासरूम को क्या बना दो, इंग्लैंड बना दो, अंग्रेजों की तरह बना दो, ब्रिटेन की तरह बना दो। इफ यू वांट टू टीच इंग्लिश, मेक योर क्लासरूम इंग्लैंड। अगर आप अंग्रेजी सिखाना चाहते हो, इंग्लिश सिखाना चाहते हो, तो आप अपने क्लासरूम को इंग्लैंड बना दो, यानी चारों तरफ इंग्लिश ही इंग्लिश दिखना चाहिए, ठीक है। ऐसा माहौल बना दो बच्चे के अंदर। देखो देखे लगे, आप इस समय क्या चल रहा है आपके, इस समय वर्तमान में आपके, ठीक है, एनईपी से लेकर के सारे जो शिक्षा का है, भाषा समृद्धि वातावरण, लैंग्वेज इनरिच्ड एटमॉस्फेयर दिया गया है, ठीक है। भाषा समृद्ध वातावरण, लैंग्वेज इनरिच्ड मतलब समृद्ध वातावरण। तो पूर्व अधिगम क्या है आपका, ये नियम पूर्व अधिगम यानी पूर्व सीखना, अधिगम मतलब सीखना, जिस वातावरण और परिस्थिति में हुआ हो नवीन अधिगम के लिए, नए सीखने के लिए वैसे ही वातावरण और परिस्थिति का निर्माण किया जाए तो सीखना प्रभावी होगा, यानी सीखना आसान होगा। प्रभावी मतलब आसान होगा भाई, समझिए। यानी पूर्व जो अधिगम था उसके लिए जो वातावरण और परिस्थिति थी, उसी तरह का वातावरण परिस्थिति, अगर आप जैसे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं आपको, अगर आप इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग, अगर आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, ठीक है, एंड यू डोंट नो एबीसी ऑफ इंग्लिश, आपको अंग्रेजी की एबीसी नहीं आती, एबीसीडी नहीं आती है, जस्ट थिंक, सोचिए, हाउ डिड यू लर्न हिंदी, आपने हिंदी कैसे सीखा। द टाइम यू डिडंट नो अल्फाबेट्स ऑफ हिंदी, उस समय जब आपको हिंदी की एबीसीडी आपको नहीं आती थी, काखा गाघा इंगा आपको नहीं आता था, छोटा बड़ा आपको नहीं आता था, जब आप माँ की गोद में थे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा चलने लगे, ठीक है, आप 1 से फिर 1.5 साल हुए, फिर 2 साल हुए, फिर 3 साल हुए। 3 साल में आपको उस समय हो सकता है आपकी पढ़ाई या उस समय स्कूल में नर्सरी या प्ले ग्रुप नहीं था, फिर भी आप कुछ बोलने लगे थे, हिंदी बोलने लगे थे, क्योंकि आप हिंदी भाषी के हैं। जरा दिमाग पर जोर दीजिए, जब आपको छोटा बड़ा नहीं आता था, काखा गाघा इंगा नहीं आता था 3 साल की उम्र में, तो आप हिंदी कैसे सीखे भाई। जाहिर सी बात है किसी वातावरण से सीखे, आपको एटमॉस्फेयर दिया गया था। आपकी मम्मी जब आपको दूध पिलाती थी, बेटा दूध पियो, तो मुंह में दूध जो है या तो अपना निप्पल, ठीक है, या दूध का बोतल मुंह में डाल देती थी। बेटा पानी पियो तो पानी गिलास, बेटा रोटी खाओ तो रोटी, बेटा बैठो तो बैठ जाओ, खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ। एक्शन भी करती थी, बोलती भी थी, पापा बोलते थे, मम्मी बोलती थी, भैया भाभी जितने लोग घर के थे, ऑल ऑफ द फैमिली मेंबर्स would speak Hindi. So there is a kind of the atmosphere of Hindi.
एंड दैट इज व्हाई आई स्टार्टेड टू स्पीक हिंदी। आप हिंदी इसीलिए बोलना सीख गए बिकॉज यू हैव बीन गिवन द एटमॉस्फेयर ऑफ हिंदी। आपको हिंदी का एटमॉस्फेयर दिया गया, तो यही बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? अंग्रेजी सिखाना तो इंग्लैंड बना दो। तो कहाँ मतलब सभी लोग भैया अंग्रेजी बोलेंगे तो बच्चा अपने आप अंग्रेजी बोलने लगेगा। तो यही कह रहा है ये सिद्धांत, साहचर्य परिवर्तन का सिद्धांत। वातावरण परिस्थिति ऐसे बना दो, ऐसे ही बना दो जैसे कि बच्चे के लिए अधिगम आसान हो जाए। ठीक है, तो पूर्व अधिगम यानी इसके पहले का अधिगम जिस वातावरण और परिस्थिति में हुआ हो, अगर नवीन अधिगम में उसी तरह का वातावरण और परिस्थिति बना दी जाए तो सीखना यानी अधिगम प्रभावी होगा। ठीक है, भाषा समृद्धि वातावरण, लैंग्वेज इनरिच्ड एटमॉस्फेयर, दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आ जाता है किस नियम से प्रेरित है? भैया साहचर्य परिवर्तन का नियम है। ठीक है, आपकी लाइब्रेरी बनवाई जाती है स्कूल में, लाइब्रेरी कॉर्नर, फला कॉर्नर, धमाका कॉर्नर बना दो। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब यही से है, दिमाग में बैठा लीजिए आप। थार्डाइस साहब की पुस्तकें भैया कौन सा किताब लिखे हैं? तो ये जानवर पे काम करते थे, बिल्ली उल्ली लेके आए थे, तो एनिमल इंटेलिजेंस पे काम किए थे। ठीक है, दूसरा है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं, आप लोग याद कर लीजिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी इसके जनक हैं भाई साहब। किसी पे किताब लिखे हैं शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, सॉरी शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थार्डाइस। मनोविज्ञान के जनक कौन है? मनोविज्ञान के जनक कौन है? उंट और टिश्नर। उंट और टिश्नर। आधुनिक मनोविज्ञान के कौन जनक है? विलियम जेम्स। ठीक है, तो साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग यानी, ठीक है, लर्निंग मतलब अधिगम या सीखना, सीखने का मनोविज्ञान चाहे बोल दो, ठीक है, या शिक्षा मनोविज्ञान बोल दो, या एजुकेशनल साइकोलॉजी बोल दो, उल्टा कर दो एजुकेशनल साइकोलॉजी, द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। इन सब के जनक कौन है? ठीक है, थार्डाइस साहब हैं। समझ में आ गया सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। व्यवहारवाद के तीसरे मनोवैज्ञानिक आपके हैं B.F. स्किनर। आइए देखते हैं स्किनर साहब के बारे में हम लोग। सबसे पहला हमने व्यवहारवादी में मनोवैज्ञानिक में पावलॉव के बारे में सीखा, फिर हमने थार्डाइक के बारे में सीखा, और अब हम सीखने जा रहे हैं स्किनर के बारे में। पावलॉव कुत्ता लेकर के आए थे, थार्डाइक बिल्ली लेकर के आए थे, और यहाँ पर स्किनर साहब क्या लेके आ रहे हैं? चूहा लेके आ रहे हैं। तो चूहे के बारे में, चूहा और कबूतर दो चीज लाए थे। ठीक है, बेसिकली चूहे पर इन्होंने प्रयोग किया है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग ये है कि आप देखिए इसमें नाम बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे बड़ी चीज सिद्धांत के नाम वेरी कंफ्यूजिंग है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है, तो आपको दिमाग में नाम बैठाने हैं। अधिगम का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, या क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, या ऑपरेंट सिद्धांत, या नैमित्तिक सिद्धांत भी कहते हैं इसको, या अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत, रिस्पॉन्स स्टिमुलस सिद्धांत, या RS सिद्धांत भी कहते हैं, या RS बॉन्ड सिद्धांत भी कहते हैं, या R सिद्धांत भी कहते हैं। देखो आपको अभी इन नामों के बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों ये नाम है, लेकिन उसके पहले एक हल्का सा आप समझ लीजिए। अभी आपने पावलॉव पढ़ा था। पावलॉव जो थे एसएस हैं, उद्दीपन है। अस्वाभाविक और स्वाभाविक उद्दीपन एक साथ आते हैं, तो बार बार ऐसा करने पर अस्वाभाविक उद्दीपन स्वाभाविक उद्दीपन का स्थान ग्रहण कर लेता है। जैसे कि अभी आपको बताया गया था कि रोटी देने पर लार निकलती है, फिर रोटी के साथ घंटी लाई गई,
और फिर रोटी हटा दिया, यानी घंटी ही लेके आए, अस्वाभाविक उद्दीपन को लेके आए, तब भी लार निकली। ये उद्दीपन उद्दीपक सिद्धांत है। थार्नडाइक साहब जो है, यहां जब आपने पढ़ा, ठीक है, तो यहां पर आपने SR सीखा, उद्दीपन अनुक्रिया। यहाँ उद्दीपन उद्दीपन है, यहाँ उद्दीपन अनुक्रिया है सिद्धांत थार्नडाइक में, ठीक है। उद्दीपन के फलस्वरूप अनुक्रिया प्रतिक्रिया जो भी आप कहते हैं। और यहाँ पर क्या सीखने जा रहे हैं आप जो है VF स्किनर में, यहाँ पर आप RS सीखने जा रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा दिमाग में आप बैठा लीजिए, यानी अनुक्रिया उद्दीपन, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको दिमाग में यहाँ पर बैठाना है, कंफ्यूजिंग क्योंकि है ये, ठीक है। वुडवर्थ भी है, ROS बोलते हैं उनका सिद्धांत, वुडवर्थ ROS। तो आइए देखते हैं इनके बारे में पहले थोड़ा सा क्या है। स्किनर ने चूहा और कबूतर पर प्रयोग किया। पहली बात, इन्होंने क्या है, एक बॉक्स लिया, इसका नाम है स्किनर बॉक्स। इसको जो है नाम दिया गया है स्किनर बॉक्स का। इसमें भी क्या हुआ है, एक लीवर लगा हुआ है और एक वातावरण देने के लिए कुछ गत्ते, ठीक है, दिए गए हैं। चूहा जिन वातावरण में रहता है वैसा वातावरण, चूहा क्या करता है, पोटी करता है, गंदगी करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसा वातावरण दिया गया, कुछ गत्ते वत्ते रख दिए गए, चूहा खा रहा है, गत्ते पे चढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक लीवर दे दिया गया जिससे कि खुल जाए, दरवाजा यहाँ पर दे दिया गया और यहाँ बाहर एक भोजन दे दिया गया, ठीक है। यहाँ दरवाजा हो गया आपका, ठीक है, और यहाँ पर भोजन रख दिया गया। यहाँ ध्यान दें आप लोग कि इसके पहले अभी आपने सीखा था थार्नडाइक की बिल्ली, स्किनर का चूहा, पावलोव का कुत्ता। तो थार्नडाइक की बिल्ली जब आपने, ठीक है, देखा था, वो पिंजरे में बंद थी, तो वहां बाहर उसको मछली रखा था, उसका भोजन रखा था, जो वो देख रही थी। लेकिन यहाँ पर जो चूहा है ये बाहर का भोजन देख नहीं रहा है, ठीक है। वहां पर क्या हुआ था, थार्नडाइक की बिल्ली बाहर, ठीक है, भोजन देख रही थी, उद्दीपन देख रही थी, और उसके उद्दीपन यानी खाना खाने के चक्कर में वो कूद फान करके लीवर को दबा देती है और खाना खाती है। तो वहां पर उद्दीपन अनुक्रिया हुआ था, यानी उद्दीपन को देख करके, ठीक है, बिल्ली कूद फान यहाँ पर मचाई थी। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये चूहा है, यहाँ गत्ते रखे हैं, सब कुछ रखा है। ये पहले कूद फान ही करता है, इसको नहीं पता है कि बाहर कुछ भोजन रखा है, इसको नहीं पता है चूहे को। ये पहले अनुक्रिया करेगा, कूद फान कर रहा है, कूद फान कर रहा है, संजोग बस यहाँ लीवर पे उसके, ठीक है, लग गया, यानी खटके पे लगा नहीं कि, ठीक है, दरवाजा खुल गया, उसको भोजन मिल गया, मजा आया उसको, यानी पहले काम किया फिर उसको फल मिल गया, अनुक्रिया किया फिर उद्दीपन मिल गया, ठीक है। अब जब अनुक्रिया उसने किया और उद्दीपन उसको मिल गया, ठीक है, तो फिर बार बार मन कहेगा उसको, बार बार अनुक्रिया करेगा, फिर कूद फान किया, फिर जो है लीवर पे लगा, फिर भोजन मिल गया, फिर वही काम किया। अब ये है कि लीवर जल्दी जल्दी खोल लेगा, ठीक है, कुछ दिन बाद अभ्यस्त हो जाएगा, फटाफट जल्दी से लीवर मारेगा, उसको भोजन मिल जाएगा। यहाँ पर क्या है, ये काम कर रहा है, इसको यहाँ पर शाबाशी मिल रही है, काम कर रहा है, उसको फल मिल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पहले काम हो रहा है, फिर जो है यानी अनुक्रिया हो रही है, फिर फल या उद्दीपन मिल रहा है। उद्दीपन को यहाँ पर स्किनर साहब ने एक नाम दिया है प्रबलन, रेनफोर्समेंट, प्रबलन, जिसके वजह से किसी कार्य को बल मिले, वो प्रबलन, ठीक है। अब यहां पर अभी आपको कुछ नाम दिए गए थे, ध्यान दीजिए क्या है नाम दिया गया, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, यानी पहले काम कर रहे हैं, ठीक है, उससे जो क्रिया से, क्रिया के कारण जो हमको फल मिल रहा है, ये हो रहा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, यानी बॉन्ड हो रहा है। सक्रिय अनुबंधन, यहां पर भी सक्रिय अनुबंधन दिया गया है, कर्म करेंगे फल मिलेगा, यहां एक बॉन्ड हुआ। सक्रिय मतलब क्रिया, क्रिया मतलब क्रिया,
ऑपरेंट शब्द भी क्रिया से ही जुड़ा है, ऑपरेशन। ठीक है। नैमित्तिक सिद्धांत, अनैमित्तिक मतलब एक सामान्यीकरण यहाँ पर बता दिया गया कि यह सिद्धांत जो है सिर्फ एक ही जगह नहीं लागू होता है, हर जगह लागू होता है, चाहे जहां लगा लीजिए आप। ठीक है। अगर कोई आदमी काम करता है उसको आप शाबाशी देते हैं, एप्रिसिएशन करते हैं। ठीक है। एप्रिसिएशन मतलब उसकी बखान, पॉजिटिव एप्रिसिएशन करते हैं। ठीक है। देखिए बखानना किसी चीज को, अगर आज आपको कोई कह दे भाई साहब आपके ऊपर शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, तो ठीक है उस समय आप बहुत ध्यान नहीं देंगे, लेकिन घर जाकर के देखेंगे यार शर्ट। आप अगर महिला हैं, ठीक है, और आपकी किसी चीज की उन्होंने बखान कर दिया आपके ऊपर, ये चीज दिस साड़ी रियली सूट्स ऑन यू, ये साड़ी वास्तव में आपके ऊपर जमती है, या मैम आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, तो कहीं ना कहीं हम जाते हैं और घर में शीशे में देखते हैं, या मन में वो बात आती है अरे वाह बखान किया। तो कुछ ऐसा काम जब हम करते हैं जिसके फलस्वरूप हमको, ठीक है, शाबाशी मिलता है, पुरस्कार मिलता है, वाहवाही मिलती है, तालियां मिलती हैं, ठीक है, तो हम उस काम को बार बार करना चाहते हैं। ठीक है। तो ये सिद्धांत तो हर जगह लागू होता है। नैमित्तिक सिद्धांत मतलब यही हुआ कि एक सामान्य सिद्धांत जो हर जगह लागू होता है। अनुक्रिया उद्दीपन, यहाँ पर भी क्रिया, पहले क्रिया होगा। देखो अभी मैंने बताया था पावलोव में क्या, उद्दीपन उद्दीपन, थार्डाइक में उद्दीपन, ठीक है, फिर अनुक्रिया, यानी पहले भोजन देखा, ठीक है, उसको भोजन की लालच में कूद फान किया बिल्ली ने, और यहाँ पर अनुक्रिया करने के बाद, ठीक है, उसको क्या हुआ, पहले काम किया, फिर उसको फल एक बार जब मिल गया, शाबाशी मिल गई, तो बार बार उस चीज को करना चाहता है चूहा। ठीक है। तो आपके बात हमारे ख्याल से समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर आरएस सिद्धांत या आरएस बॉन्ड, यानी आर मतलब रिस्पॉन्स, एस मतलब स्टिमुलस, रिस्पॉन्स यानी अनुक्रिया, एस स्टिमुलस मतलब उद्दीपन। ठीक है। या आरएस बॉन्ड या सिर्फ आर सिद्धांत या अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, ये सारे नाम है। ठीक है। तो अभी आपने क्या सीखा, चूहा के बारे में सीखा आपने सारी बातें, कि चूहा कूद फान किया, चूहा भोजन नहीं देख रहा था, थार्डाइक की बिल्ली भोजन देखी थी, पहले भोजन के चक्कर में कूद फान की थी वो, यहाँ पर भाई साहब चूहा पहले कूद फान किया है, उसके बाद भोजन उसको मिल गया। ठीक है। मेहनत किया, फल मिल गया, मेहनत किया, उद्दीपन मिल गया, उद्दीपन मतलब प्रबलन मिल गया। ठीक है। पहले अनुक्रिया हुई, फिर प्रबलन यानी उद्दीपन मिला। अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत ये आपका स्किनर का है, इसको स्किनर बॉक्स कहते हैं। ठीक है। इस बॉक्स का नाम भी स्किनर बॉक्स है। यहाँ पर वातावरण कैसा दिया गया है, स्वाभाविक वातावरण दिया गया है। ठीक है। यानी नेचुरल एटमॉस्फेयर दिया गया है। तो क्या हुआ, एक वातावरण हम प्रदान करते हैं तो क्या होता है, अनुक्रिया होती है, उसके फलस्वरूप उद्दीपन या प्रबलन होता है। जैसे घर में सभी एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहते हैं, प्रणाम करते हैं, बच्चा भी देखकर क्या करता है, गुड मॉर्निंग कहता है। हमने क्या किया, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, शाबाश, पीठ ठोक दिया उसको, शाबाशी दे देते हैं, ये सकारात्मक प्रबलन दे दिया। ठीक है। तो बच्चा बार बार गुड मॉर्निंग करेगा। ठीक है। अब आइए हम लोग प्रबलन या पुनर्वरण के प्रकार सीखते हैं, कितने प्रकार के प्रबलन होते हैं। इसमें जो है थोड़ा सा और भी एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल, ठीक है, हम आपको देंगे अभी आगे चल करके। ठीक है। प्रकार के साथ में प्रबलन या पुनर्वरण क्या होता है, पहली बात जान लीजिए, रेनफोर्समेंट। ठीक है। प्रबलन वो कार्य जिससे किसी कार्य को बल मिले। प्रबलन एक प्रकार का उद्दीपन या स्टिमुलस या उत्तेजना भी, जिसको उत्तेजना भी कह सकते हैं, जिसे जिस अनुक्रिया के बाद दिया जाता है उसके पुनः होने की संभावना बढ़ जाती है। तो क्या है, प्रबलन एक प्रकार का उद्दीपन, स्टिमुलस या उत्तेजना है जिसे जिस अनुक्रिया के बाद दिया जाता है उसके पुनः होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं प्रबलन की अनुसूचियां या प्रबलन के प्रकार। यहाँ पर आपको एक एक लाइन, ठीक है, बाई लाइन जिसको कहते हैं, अक्षर सा आपको रट लेना है। यहाँ पर प्रबलन के प्रकार भी क्वेश्चन ढेर सारे बनते जाते हैं। प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया, या पुनर्वरण का सिद्धांत किसने दिया, स्किनर साहब ने दिया। अनुक्रिया उद्दीपन का सिद्धांत किसने दिया,
स्किनर ने दिया। नैमित्तिक सिद्धांत किसने दिया? अधिगम का नैमित्तिक सिद्धांत, अधिगम का ऑपरेंट सिद्धांत, अधिगम का क्रिया प्रचुर सिद्धांत। ठीक है, ये सारी चीजें जो आती हैं क्वेश्चन बनते जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचियां प्रबलन की अनुसूचियां हैं या नहीं है, क्वेश्चन बन जाएगा। तो कौन कौन है? एक सकारात्मक प्रबलन या धनात्मक प्रबलन, आसानी से किसी अनुक्रिया के बाद सुख या संतोष देना, शाबाशी देते हैं, प्रशंसा देते हैं, मेडल देते हैं, अवार्ड देते हैं, पुरस्कार देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? सकारात्मक या धनात्मक प्रबलन होता है। दूसरा होता है नकारात्मक प्रबलन। अब आप सोच रहे होंगे नकारात्मक प्रबलन या ऋणात्मक प्रबलन जो है इसका निगेटिव होगा, यानी हम दंड दे दें, तो गलतफहमी का शिकार मत होइए। दंड जो है आपका नकारात्मक प्रबलन में नहीं आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि परिभाषा यहाँ पर दूसरी दिया है स्किनर साहब ने, उन बाधाओं को हटाना जिसके कारण अनुक्रिया में रुकावट आ रही हो। यानी जो कार्य किया जा रहा है उसमें अगर रुकावट आ रही है तो उसको हटा देना नकारात्मक नाम इन्होंने दिया है। इसलिए दंड प्रबलन नहीं है, क्योंकि इससे अनुक्रिया रुक जाती है। यहां पर क्या कहा जा रहा है? ठीक है, उसको हटा देना। जैसे बालक भोजन कर रहा है, कुत्ता आ गया, ठीक है, उसे हटा दिया, तो ये आपका नकारात्मक प्रबलन है, क्योंकि कुत्ते को हटा दिया गया। ठीक है, प्रेयर हो रही है, कुछ बच्चे लेट से आ रहे हैं, ठीक है, तो लेट को हटा दें। तो इसका लेट को हटाने का क्या तरीका है? जो समय से आ रहे हैं उनको शाबाशी दे दिए, तो लेट वाले खुद ही सुधर जाएंगे। अवार्ड सेरेमनी होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं। अब अवार्ड सेरेमनी में सबको अवार्ड तो नहीं दिया जाता है, उसमें जो लोग किसी टारगेट को अचीव नहीं किए हैं वो भी आते हैं। यानी कोई लक्ष्य दिया गया, इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो कुछ लोगों ने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, उनको क्या कहें? माला पहनाएंगे, उनको अवार्ड देंगे, उनके लिए तालियां बजवाएंगे, उनसे भाषण करवाएंगे। तो जो लूजर होते हैं, ठीक है, जो काम नहीं कर रहे हैं, वो भी उत्साहित हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया? उस चीज को हटाया गया, बाधा को हटा दिया गया, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर, ठीक है, उनको पुनर्बलन मिल गया। तो लूजर विनर सारे होते हैं, मेडल अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो ये मेडल अवार्ड ये जो दिया जाता है, इसके फलस्वरूप जो होता है वो नकारात्मक प्रबलन, यानी जो बाधा आ रही थी, जो लोग मोटिवेट नहीं थे, जो अभी तक लक्ष्य प्राप्त नहीं कर रहे थे, वो भी लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? नकारात्मक प्रबलन, यानी उस बाधा को हटा दिया गया, जो काम नहीं कर रहे थे अब वो भी काम करेंगे। नेक्स्ट देखिए, आपको और अच्छा एग्जांपल दे रहे हैं। कार में सीट बेल्ट है, कार चला रहे हैं, बीप बीप की आवाज आ रही है। अब बीप बीप की आवाज क्या है? अप्रिय उद्दीपक है। ठीक है, कैसा उद्दीपक है? अप्रिय, जो आपको अच्छा नहीं लगता, टे 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 बोल रहा है। और आपने क्या किया? सीट बेल्ट लगा लिया। सीट बेल्ट लगा लिया तो क्या हो गया? बाधा हट गई, नकारात्मक पुनर्बलन हो गया। आपका ये अप्रिय उद्दीपक था, ये खत्म हो गया। तो ऐसे समझ लीजिए, नकारात्मक प्रबलन मतलब हो गया कोई अप्रिय उद्दीपक जो गड़बड़ कर रहा था, ठीक है, उसको ऐसा काम कर दिए जिससे अप्रिय उद्दीपक आपका हट गया। ठीक है, सारे एग्जाम्पल अभी पीछे जो बताया सब में यही चीज हो रहा है। कोई ऐसी चीज जो हो रही थी उसको हमने हटा दिया, उसके हटाने से क्या हो गया? फायदा क्या हो गया? कि वो जो परेशानी थी हमारी वो दूर हो गई। तो ये नकारात्मक पुनर्बलन है। सुबह अलार्म बजता है, अलार्म जो है बजता है, हम सो रहे हैं, कान को खराब लगता है, अप्रिय उद्दीपक है, स्टॉप बटन दबा दिए, अलार्म बंद हो गया। अलार्म बंद क्या हो गया? ठीक है, तो ये आपकी शिकायत बंद हो जा रही है। अलार्म बंद कर दिए आपने, ठीक है, नकारात्मक पुनर्बलन हो गया आपका। सॉरी, स्टॉप बटन, ये नकारात्मक पुनर्बलन आपका स्टॉप बटन है। स्टॉप बटन दबा दिए, इससे क्या हुआ? अप्रिय उद्दीपक आपका हट गया, जो आपको परेशान कर रहा था वो हट गया। ठीक है, बच्चे जो है कमरे की सफाई नहीं करता है, माँ बाप डांट मारते हैं, डांट मार रहे हैं, इसका मतलब क्या है? अप्रिय उद्दीपक है। अब बच्चा सफाई करता है, ये नकारात्मक पुनर्बलन ये है। नकारात्मक पुनर्बलन ये है, स्टॉप बटन दबा दिए, बच्चा सफाई करने लगता है तो नकारात्मक पुनर्बलन यहाँ पर हुआ। यानी ठीक है, अब मम्मी पापा क्या किए? शिकायत करना बंद कर दिए, यानी अप्रिय उद्दीपक अब हट गया। तो फिर समझ लीजिए,
नकारात्मक पुनर्बलन क्या है? ठीक है, नकारात्मक पुनर्बलन वो है जिससे कि जो भी बाधा आ रही है किसी कार्य को, किसी अनुक्रिया को करने में, उसको हटा दिया जाए। तो नकारात्मक पुनर्बलन में क्या होता है? एक उद्दीपक है, अप्रिय उद्दीपक है, जो कि सही चीज नहीं है, प्रॉब्लम है हमारी। उसको अगर हम, ठीक है, उसका सोल्यूशन दे रहे हैं, अलार्म बज रहा था अप्रिय उद्दीपक, स्टॉप बटन दबा दिए, नकारात्मक पुनर्बलन हो गया। माँ बाप शिकायत कर रहे थे बच्चे की सफाई नहीं करते हो, बच्चा सफाई करने लगा, ये नकारात्मक पुनर्बलन है, शिकायत बंद हो गई। ठीक है, तो नकारात्मक पुनर्बलन के फलस्वरूप क्या होता है? अप्रिय उद्दीपक जो है, जो हमारे लिए प्रॉब्लम कर रहा था, वो खत्म हो जाता है। ठीक भाई, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे इस चीज को। अब आइए सतत प्रबलन सीखते हैं। नाम से ही स्पष्ट, सतत मतलब लगातार, कंटिन्यूअस। तो प्रत्येक अनुक्रिया पर प्रबलन देना, जितनी बार बच्चा गुड मॉर्निंग कहेगा उतनी बार शाबाशी दीजिए। इसका व्यवहार नवीन व्यवहार को सिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जब हम नवीन ज्ञान, नवीन व्यवहार सिखाते हैं, व्यवहार क्रिया समझ लीजिए, नवीन क्रिया सिखा रहे हैं, यानी बच्चा जितनी बार गुड मॉर्निंग बोलेगा उतनी बार शाबाशी दें। किंतु अगर बच्चा भाई गुड मॉर्निंग बोलने लगे, उसकी आदत में शुमार हो जाए, तो क्या करेंगे? एक है आंशिक पुनर्बलन। आंशिक पुनर्बलन मतलब क्या होता है? कभी कभी करना। ठीक है, आंशिक मतलब लगातार नहीं, अब आंशिक करना है। इसका प्रयोग सीखे गए व्यवहार को दृढ़ करने के लिए किया जाता है, अर्थात अब कभी कभी बच्चे की तारीफ करते रहना है, एकदम से नहीं बंद कर देना है। ठीक है, बीच बीच में करते रहना है। ठीक है, तो ये आपका, तो कुल मिला के 4 प्रकार का पुनर्बलन आपने सीखा, सकारात्मक, नकारात्मक, सतत और आंशिक। ठीक है, स्किनर का दूसरा प्रयोग क्या था? दूसरा योगदान क्या था? विकास का नियम। ठीक है, 3 उन्होंने अनुदान दिए हैं, योगदान दिए हैं। ठीक है, पहला अभी आपने सीखा प्रबलन का, दूसरा है आपका विकास का नियम, तीसरा है आपका अनुक्रमिक अन्वेषण या अभिक्रमायोजित अन्वेषण या अक्रमित अधिगम का। तो विकास का नियम क्या है? विकास का नियम ये है, सिंपली देख लीजिए चार्ट में, ये प्राणी है, प्राणी, आदमी, व्यक्ति, ठीक है, जीव जंतु, ये वातावरण है। प्राणी और वातावरण के बीच में अनुक्रिया होती है। क्या होती है? अनुक्रिया होती है, उसके फलस्वरूप विकास होता है। सिंपली ऐसे समझ लीजिए, प्राणी, वातावरण, इनके बीच में क्या हो रही है? अनुक्रिया हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है? अनुक्रिया। ठीक है, इंटरेक्शन हो रहा है और उसके फलस्वरूप विकास होता है। यानी ये भी मानते हैं, ठीक है, कि सिर्फ आनुवंशिक जो आपने सीखा है, यानी प्राणी जो है, विकास जो होता है वो प्राणी और वातावरण, ठीक है, दोनों की अंतःक्रिया के फलस्वरूप विकास होता है, इसको ये मानते हैं। ये दूसरा योगदान है। तीसरा योगदान क्या है इनका? अनुक्रमिक अनुदेशन, अभिक्रमायोजित अन्वेषण, अभिक्रमित अधिगम। अधिगम मतलब सीखना। आपने देखा होगा आपके पास ढेर सारा सिलेबस है, आप टेट की तैयारी कर रहे हैं भाई, हैं। अब आप सोच रहे हैं कि पूरी जो है आपको 5 सब्जेक्ट पास करने हैं, आपको हिंदी पास करना है, ईवीएस करना है, ठीक है, सीडीएस यानी माल मनोविज्ञान है, मैथ्स भी है, ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आप पास है, अंग्रेजी या उर्दू या संस्कृत। अब आप सोच रहे हैं सारा कुछ हम एक साथ में ही इकट्ठा मार देंगे, तीर मार देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। आप उसको, ठीक है, क्या बनते हैं, उसको एक सिलेबस बनाते हैं। ठीक, चलो हमारे पास 4 महीना समय है, 4 महीने में 4 पार्ट में उसको भाग दे दिया, इतना सिलेबस को 4 भाग मार दिए। अब 4 भाग में बांट दिए, मंथली का हमारा आ गया सिलेबस, फिर उसको हमने वीकली डिवाइड कर लिया। इस वीक में हमको इतना पढ़ना है, वीक को 7 से डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा हमको पर डे कितना पढ़ना है। तो विषय वस्तु को, पाठ्यक्रम को छोटे छोटे क्रमिक खंडों में बांटकर, ठीक है, पढ़ें। और कैसे पढ़ें? अनुक्रिया प्रबलन द्वारा। यहाँ पर सिखाने की बात हो रही है तो हमें अनुक्रिया प्रबलन द्वारा बच्चे को सिखाना है। ठीक है, क्लासरूम में हम लोग बच्चों को क्या करते हैं? वीक ऑफ स्टूडेंट ऑफ द वीक कहते हैं, यानी सप्ताह का बच्चा, ठीक है, मंथ ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द मंथ, ठीक है, या स्टूडेंट्स ऑफ द मंथ हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक निकाल दिया,
ठीक है, उनको हमने कुछ इनाम दे दिया, पुरस्कार दे दिया। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सिलेबस को बांट करके, ठीक है, अनुक्रमिक अन्वेषण नाम ही है, या अभिक्रमायोजित या क्रमित, यानी क्रम जहां शब्द आ जाए, क्रम 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 क्रम। तो अभी आपने स्किनर के बारे में क्या सीखा, एक पुनर्वलन की बात सीखी, दूसरा विकास का सिद्धांत, विकास वातावरण यानी वातावरण, अनुक्रिया वातावरण का, और उसके बाद आपने सीखा है यहाँ पर अनुक्रमिक अन्वेषण के बारे में। ये तीन इनका योगदान है, ठीक है। फाइनली स्किनर की किताबें आप लोग देख लीजिए। स्किनर की किताबें क्या है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मतलब प्राणी, बिहेवियर मतलब व्यवहार, प्राणियों के व्यवहार, ठीक है, ऑर्गेनिज्म मतलब प्राणी। तो अभी आपने इसके पहले भी यहाँ पर जो सिद्धांत सीखा है आपने, तो प्राणी होता है, उसका व्यवहार होता है, अभी आपने सीखा है प्राणी व्यवहार में अंतःक्रिया होती है। तो किताब तो लिखेंगे इसी के ऊपर ना, अगर आपको तीनों सिद्धांत याद है तो किताब भी याद हो जाएगी, ठीक है। यानी बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, व्यवहारवादी यही है तो व्यवहार की बात करेंगे, जाहिर सी बात है। यहाँ पर देखिए व्यवहार, बिहेवियर, बिहेवियर, बिहेवियर तीनों में लगा हुआ है, विज्ञान और मानवीय व्यवहार, साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। वर्बल बिहेवियर मतलब वर्बल क्या होता है, एक रिटन होता है यानी लिखित, एक होता है मौखिक, ठीक है। वर्बल मतलब मौखिक, बिहेवियर मतलब व्यवहार। यहाँ पर इन्होंने सिखाया है कि भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। बच्चे क्या करते हैं, नकल, अनुकरण मतलब इमिटेशन अंग्रेजी में, या नकल बोलते हैं। तो भाषा हमेशा नकल से सीखी जाती है। आप 1.5 से 2 साल के बच्चे को देखिए, 3 साल तक के बच्चे को देख लीजिए, जो बच्चा स्कूल नहीं गया हो, कभी भी नहीं गया हो, फिर भी वो आपकी मातृभाषा बोलता है। हिंदी, अगर भारत देश में पैदा हुआ, हिंदी भाषी क्षेत्र में पैदा हुआ तो हिंदी बोलने लगता है। इंग्लिश भाषी, अंग्रेजी भाषी क्षेत्र में है, तमिल भाषी क्षेत्र में है, चाइनीज का है, जहां का बच्चा होगा वो लोकल लैंग्वेज बोलने लगता है। तो कहाँ सीखता है, मम्मी पापा सबका अनुकरण करता है वो, ठीक है। तो भाषा, वर्बल बिहेवियर, यहाँ पर वर्बल मौखिक दिमाग में बैठा लीजिए, बिहेवियर ये अनुकरण से सीखी जाती है। इसको जो है स्किनर साहब ने बताया है। और टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग यानी पढ़ाने का तरीका, ठीक है, क्या होता है इसके बारे में इन्होंने, स्किनर ने बताया है। तो हमने आपको यहाँ पर, ठीक है, पावलोव के बारे में भी बता दिया, थार्नडाइक के बारे में बता दिया, स्किनर के बारे में बता दिया, ठीक है। दिमाग में आपको सिर्फ जो है सारी चीजों को बैठा देना है। पावलोव के का मतलब क्या लेके आए थे, कुत्ता, थार्नडाइक बिल्ली, ठीक है, स्किनर क्या ले आए, चूहा और कबूतर लाए थे। यहाँ पर हमने चूहा के बारे में बताया है, कबूतर को जाने देंगे। पावलोव के सिद्धांत में उद्दीपन, उद्दीपन है, उद्दीपन, उद्दीपन का मतलब हो गया अस्वाभाविक उद्दीपन, अस्वाभाविक उद्दीपन का स्थान स्वाभाविक उद्दीपन ने ले लिया, ठीक है। आपने सीखा था पावलोव के कुत्ते में क्या हुआ था, कुत्ते को पहले रोटी दी गई थी, रोटी से लार निकला था यानी उद्दीपन था रोटी, और ये लार थी यानी स्वाभाविक उद्दीपन ये था आपका, और स्वाभाविक अनुक्रिया लार थी, ठीक है। इसके बाद क्या सिखाया गया आपको, रोटी के साथ में घंटी बजाई गई, यानी रोटी के साथ में अस्वाभाविक उद्दीपन यानी घंटी बजाई गई, और तब भी लार निकली, स्वाभाविक उद्दीपन हुआ। फिर रोटी हटा के घंटी कर दिया यानी अस्वाभाविक उद्दीपन ही कर दिया। क्या कर दिया था, अस्वाभाविक उद्दीपन ही कर दिया था, स्वाभाविक हटा दिया। फिर भी आपकी लार निकली थी यानी स्वाभाविक अनुक्रिया हुई थी। तो यहाँ पर उद्दीपन, उद्दीपन अस्वाभाविक उद्दीपन का स्थान, स्वाभाविक उद्दीपन का स्थान यह स्वाभाविक था, ठीक है। स्वाभाविक उद्दीपन का स्थान जो है क्या है, अस्वाभाविक उद्दीपन ने ले लिया। यहाँ पर देखिए ये स्वाभाविक उद्दीपन का स्थान, रोटी का स्थान घंटी ने लिया था। उद्दीपन, उद्दीपन सिद्धांत, इसीलिए इसको जो है प्रत्यावर्तन का भी सिद्धांत कहते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन का भी सिद्धांत कहते हैं, उद्दीपन, उद्दीपन का भी सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। थार्नडाइक की बिल्ली में क्या हुआ था, यहाँ पर जो है एक पिंजड़ा था, पिंजड़े के अंदर बिल्ली थी,
बिल्ली जो है यहाँ पर मछली रखा था बर्तन में, ठीक है, मछली रखा था, मछली को देख रही थी वो, ठीक है। और यहाँ पर एक खटका लीवर लगा हुआ था, लीवर, ठीक है, यहाँ पर दरवाजा था। तो बिल्ली इस उद्दीपन की चाह में, यानी इस उद्दीपन की चाह में, यानी मछली पाने के चक्कर में बार बार अनुक्रिया कर रही थी, कूद रही थी। क्या कर रही थी? अनुक्रिया कर रही थी। यहाँ पर क्या हुआ था? SR, उद्दीपन को देख करके अनुक्रिया हुई थी, यानी मछली को देख करके कूदा फानी की थी। और ठीक है, अब उसको सिद्धांत दिया गया था पहली बात, ठीक है, 1 घंटे में कूद के फिर की, फिर आधे घंटे में की, फिर पौन घंटे में, सॉरी 15 मिनट में की, फिर तुरंत जो है खटके के दबाना, यानी यहाँ त्रुटि एवं प्रयास, ठीक है, त्रुटि प्रयास भी इसको नाम दिया गया, त्रुटि एवं प्रयास। थार्नडाइक के 3 मुख्य अधिगम के सिद्धांत और 5 जो है द्वितीयक या गौड़ के बारे में, सारी चीजें इसी पर केंद्रित है आपकी। इसका नाम है SS, इसका नाम है SR, यानी उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, ठीक है। यहाँ चूहे स्किनर लेके आए, चूहा या कबूतर। चूहे में क्या हुआ था? आपका एक बॉक्स बना दिए, ठीक है, और बॉक्स में यहाँ पर एक वातावरण प्रदान किया गया, यहाँ पर डब्बे उब्बे रख दिए गए, और चूहा था यहाँ पर। चूहे को यहाँ पर जो भोजन था वो दिख नहीं रहा था, ठीक है, चूहा कूद फान कर रहा था, संजोग भर यहाँ पर लीवर था और लीवर दब गया खटका उसको, लेकिन भोजन मिल गया। यानी पहले चूहे ने अनुक्रिया किया, कूदा फानी किया यहाँ, लेकिन उसको भोजन दिख नहीं रहा था। यहाँ पर बिल्ली को भोजन दिख रहा था, ठीक है। और क्या हुआ? अनुक्रिया करने के बाद भोजन मिल गया, उद्दीपन मिल गया उसको, ठीक है। यहाँ पर स्किनर ने उसका नाम प्रबलन दिया है, ठीक है। प्रबलन एक प्रकार का उद्दीपन होता है, उत्तेजना होती है, जिसके फलस्वरूप अनुक्रिया, ठीक है, सकारात्मक होती है, उसमें वृद्धि होती है, ठीक है। जैसे बच्चे को शाबाशी देते हैं, ठीक है, तो वो अच्छा काम करता है, गुड मॉर्निंग कहता है, तो बार बार गुड मॉर्निंग कहेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? अनुक्रिया पहले हुई, फिर उद्दीपन हुआ, यानी RS, ठीक है। यहाँ पर रिस्पॉन्स, फिर स्टिमुलस। तो दिमाग में बैठा लीजिए, SS, ठीक है, SR और RS। उर्वर्त का क्या था? SOR था, ठीक है, बीच में प्राणी है और यहाँ उद्दीपन है, यहाँ अनुक्रिया है, ये उर्वर्त का है, ठीक है। तो आपके दिमाग में एक खाका बैठ जाए इस तरह से, बाकी सारे लोगों का नाम याद कर लीजिए। और मेरा विश्वास है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, मैं पूरा आपका बाल मनोविज्ञान कवर करूंगा, ठीक है। और इससे संदर्भित जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हुए हैं या नए क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सबके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।